नमस्कार, जय हिंद, जय दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित तिवारी आपके लिए लेकर आ चुका हूं आपकी एक बहुत ही शानदार सी साथियों जी के जीएस की क्लास। आप सभी लोग जानते हैं विवेक सर एक्चुअल में आप एक शादी समारोह में मोहित सर की शादी में है, तो इस समय आपकी क्लास जो है वो मुझे लेनी पड़ रही है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि विवेक सर के द्वारा जो मुझे क्वेश्चन दिए गए हैं मैं उनको पढ़ाऊं और उन्हीं क्वेश्चन में मैं आपको जैसे विवेक सर अच्छे से अच्छी एक तरीके से आपको कोशिश करते हैं कंटेंट देने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत फायदा देगी। तो शुरुआत करते हैं। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस बार हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आग मेरे सीने में ना सही आपके सीने में ही सही, लगी हो ये अगर वर्दी की आग तो बस ये आग लगनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला सवाल आप सभी लोगों के सामने। क्वेश्चन कह रहा है, बताइए गंगा सागर मेला डैश 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 में हुगली के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हुगली नदी। ये जो हुगली नदी है ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है, और इस हुगली नदी का सबसे प्रसिद्ध चीज है यहाँ का साथियों जूट। यानी अगर आपसे कोई पूछे भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहां होता है, तो वो साथियों सर्वाधिक जूट जो है वो साथियों ध्यान रखना आपके वेस्ट बंगाल में ही होता है, और वेस्ट बंगाल जो है उसी में ये हुगली नदी जो है वो साथियों आपको मिलेगी। एक्चुअल में जब गंगा नदी आप पढ़ते हैं तो उसकी एक धारा जो है वो साथियों हुगली नदी के नाम से साथियों प्रसिद्ध होती है, जो बंगाल के क्षेत्र में या पश्चिम बंगाल में अपने भारत के बहती है। पूछ रहा है, बताइए हुगली के मुहाने पर आयोजित गंगा सागर मेला। अब देखो ये गंगा सागर मेला याद होता तब तो बेस्ट था कि वेस्ट बंगाल लगा लेंगे, और अगर नहीं भी याद होता तो हुगली नदी से आप लगा सकते थे। बंगाल के क्षेत्र में या पश्चिम बंगाल में साथियों कुछ प्रसिद्ध ऐसे त्योहार और मेले होते हैं जो आप सभी लोगों को याद रखना है। जैसे आप सिर्फ गंगा सागर मेले की ही मैं बात करूं तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए ये प्रतिवर्ष कब लगाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष साथियों जनवरी के महीने में लगाया जाता है, जब मकर संक्रांति का त्योहार होता है। कब लगता है सर? मकर संक्रांति के त्योहार के समय इसको आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना, मतलब जनवरी के महीने में। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होने वाले कुछ प्रमुख साथियों मेले और उत्सव आपसे पूछ सकता है, तो ये आप सभी लोग याद रखना। जैसे आपसे पूछेगा बताइए बेरा उत्सव कहां पर होता है, तुरंत बताएंगे सर ऑरेंज उत्सव कहां पर होता है। सर याद करेंगे ऑरेंज उत्सव जो है ये आपका यहीं पर वेस्ट बंगाल में होता है। दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बताइए कहां पर होती है, तो सर दुर्गा पूजा जो है ये भी आपकी यहां पर होती है। एक जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है और एक रथ यात्रा उत्सव होता है। रथ यात्रा उत्सव जो है ये वेस्ट बंगाल में होता है, जबकि रथ यात्रा पूरी जगन्नाथ की फेमस है। इसी तरीके से रामकेली मेला कहां पर लगता है, तो तुरंत बताएंगे रामकेली मेला जो है वो भी पश्चिम बंगाल में लगता है। तो ये कुछ प्रमुख त्योहार है जो आप सभी लोगों को याद रखना है। बिहार का जब भी नाम मिले तो यहां से साथियों आप सभी लोग भारत में लगने वाला सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला याद रखना। ये सोनपुर मेला जो है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पर लगता है। सबसे बड़ा साथियों ध्यान रखना पशु मेला जो है वो यहीं पर लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगले सवाल पे हम चलेंगे। दूसरा कह रहा है भारत की सबसे पहली बोलती यानी टॉकी फिल्म जिसको हम कहते हैं इनमें से कौन थी। देखो दो फिल्में हैं जो पूछी जाती है, एक तो आलम आरा पूछी जाती है और दूसरी है जो साथियों हरिश्चंद्र के नाम से पूछी जाती है। तो अभी आप सभी लोग एक काम करो, एक तरफ हरिश्चंद्र लिख लो और दूसरी तरफ आलम आरा को लिख लो। सबसे पहले हरिश्चंद्र लिखा है तो उसके पीछे का कुछ इतिहास है जो आप सभी लोगों को मैं समझाने वाला हूं। तो पहले आप हरिश्चंद्र लिखो, फिर इसके बाद आलम आरा को लिखना। सर आलम आरा और हरिश्चंद्र में आप अंतर समझाइए। सबसे पहले क्या है, जो हमारी साथियों आलम आरा है इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारी बाद में आती है। हरिश्चंद्र जो है ये भारत की पहली फिल्म है। आपसे अगर कोई पूछे बताइए कैसी फिल्म है, तो पहली फिल्म। लेकिन ये फिल्म जो है ये साथियों ध्यान रखना कैसी है, मूक फिल्म है, मतलब इसमें आवाज नहीं थी, तो मूक फिल्म के रूप में इसको हम सभी लोग जानते हैं। सर ये मूक फिल्म है, ध्यान रखना, मतलब इसमें मूक फिल्म का मतलब आवाज नहीं है। आलम आरा जो है ये साथियों बोलती हुई फिल्म है, बोलती फिल्म है, बोलती फिल्म है। और आप सभी लोग जब पढ़ेंगे तो इस फिल्म को 1931 में जब कराची अधिवेशन चल रहा था उस समय आई थी। अगर हम साथियों इसकी राजा हरिश्चंद्र की बात करेंगे तो 1913 में साथियों राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है वो रिलीज की गई थी। साथियों आपसे पूछ रहा है बताइए बोलती फिल्म, तो 1931 की आप तुरंत आलम आरा लगा देंगे। एक सवाल पूछा है बताइए इसका निर्देशन किसने किया था, तो निर्देशन ईरानी साहब ने किया था। आपसे पूछेगा बताइए इसका निर्माता कौन था, तो निर्माता जो है वो साथियों ध्यान रखना अंदेशिर ईरानी थे। ध्यान रखना इनको कुछ भी हो जाए
ईरानी को मत भूलना, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस फिल्म को साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से आलम आरा के नाम से हम जानते हैं, यह हमारे भारत की पहली बोलती हुई फिल्म के नाम से चर्चित है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना जो भारत के लिए साथियों 15वीं जनगणना थी, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ये कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं साथियों जनगणना थी। और इस जनगणना के अकॉर्डिंग आजाद भारत की अगर हम पढ़ते हैं तो आजादी के बाद 7वीं थी, आजादी के बाद जो है वो कौन सी थी? 7वीं थी, 7वीं। और ये हमारी अभी नवीनतम जनगणना भी है, क्योंकि याद रखना इसके पहले या अभी इसके बाद में कोई जनगणना नहीं हो पाई है। साथियों ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो इनमें से कितनी है? लिंगानुपात साथियों पूछेगा, बताइए सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के केरल राज्य में है। ये आप सभी लोग याद रखना, यहां पर पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से साथियों कम है। अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। ये आप सभी लोग याद रखना, न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है? सर हरियाणा में है। हरियाणा में 879 के करीब करीब है, 879 के करीब करीब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की यह संख्या है। भारत की टोटल अगर हम बात करें तो 943, ये 1000 पुरुषों पर साथियों संख्या थी। 1000 जो पुरुष है उन पर महिलाओं की संख्या 943 भारत में बताई जाती है। अगले सवाल पे आ जाइए फटाक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कौन भारत का वो राज्य है जहां पर बावड़ियां जो है वो साथियों फेमस है। अच्छा एक बात बताइए, आपने साथियों कुछ नोट्स देखे होंगे, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं इस समय लाइव में आपको दिखाऊं तो एक नोट है जिसमें रानी की बाव की तस्वीर जो है वो साथियों आपको मिलेगी, दिख रही है? ये 100 रुपए की नोट है, इसमें लिखा हुआ है रानी की वाव। ये साथियों आप सभी लोगों को बावड़ियां जो है ये भारत के किस राज्य में फेमस है, और इनको लेकर 2014 में यूनेस्को ने रानी की बाव या ऐसी बावड़ियों को विश्व की विरासत सूची में रखा भी है। तो ये आप ध्यान रखना, ये बावड़ियां जो है ये किस लिए किस राज्य की फेमस है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भारत के गुजरात राज्य में रानी की बाव जो है वो साथियों पड़ती है। तो दिमाग में बस इतना से याद रखना, रानी की जो बाव है वो आप सभी लोगों को याद रखना है। ये भारत के 100 रुपए के नोट में भी है, 100 रुपए के नोट में भी है, नोट में भी है। साथियों 2014 में आप सभी लोग इसे याद रखना, 2014 में यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को जो है इसने इसे विश्व विरासत सूची में रखा है। विश्व की विरासत सूची जो है उसमें साथियों इसको स्थान दिया है। तो रानी की बाव जो है ये इसलिए फेमस है। साथियों ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे गुजरात राज्य तो यहां पर आपको धौलावीरा मिलेगा। साथियों ध्यान रखना, धौलावीरा जहां की जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो पूरे विश्व में साथियों फेमस है। तो जल प्रबंधन साथियों ध्यान रखना, वाटर मैनेजमेंट साथियों सिस्टम बहुत फेमस है। गुजरात में आएंगे तो आपको लोथल मिलेगा, जो हड़प्पा सभ्यता का साथियों एक गोदीवाड़ा है, बंदरगाह का क्षेत्र है। तो याद रखना ये गोदीवाड़ा क्षेत्र है, गोदीवाड़ा क्षेत्र है। अगर आप यहीं से आगे बढ़ेंगे तो आपको रंगपुर मिलेगा। सर रंगपुर में क्या फेमस है? तो यहां से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे, ध्यान रखना। आगे चलेंगे तो यहां पर आपको सुरकोटडा मिलेगा। सुरकोटडा भी गुजरात में पड़ता है, जहां पर साथियों आप सभी लोग जानते हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य बहुत कम जगह से मिले हैं, लेकिन उनमें से जो जगह भारत में पाई जाती है वो साथियों सुरकोटडा, लोथल और मोहनजोदाड़ो, ये तीनों आपको याद रहेंगी। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, फटाक से बताइए, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आपके जीके जीएस के 100 प्रश्न आने हैं। इन 100 प्रश्नों में कम से कम 15 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो साथियों करंट अफेयर्स के होंगे। मतलब कुल मिला के ये समझ लो 1/5 यानी 20% पेपर आपका करंट अफेयर्स से होगा। जिसका ये मजबूत हुआ पेपर अपने आप समझ लो वो सॉल्व करना सीख गया। अभी हाल ही में बताइए किस देश में? तो सबसे पहले शिवाजी की ये प्रतिमा साथियों ध्यान रखना हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य में भी स्थापित हुई थी। महाराष्ट्र राज्य में भी ध्यान रखना स्थापित हुई थी, जिसको लेकर ध्यान रखना एक तरीके से काफी विवाद भी हो गया था, क्योंकि ये प्रतिमा जो है वो टूट गई थी। हाल ही में साथियों अभी इस प्रतिमा को जापान में साथियों एक तरीके से स्थापित किया गया है। जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। साथियों ये जो शिवाजी थे इनसे जुड़े हुए जीवन में कई सवाल पूछे जाते हैं। बताइए इनका जन्म कब हुआ? तो 1627 में इनका जन्म मानते हैं। साथियों इनके बारे में पूछा जाता है, बताइए किस वंश से जुड़े हुए थे, इनकी जाति कौन थी? तो भोसले वंश इनका था, ध्यान रखना। इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? तो पिता इनके शाहजी थे, ध्यान रखना, शाहजी भोसले लिखते थे, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में जो भोसले हैं उनको नीची जाति में रखा जाता है। इसके बाद अगर हम माता की बात करें तो साथियों इनकी जो माता थी वो एक राजपूत कन्या थी, जीजाबाई। आप सभी लोग याद रखना
शिवाजी की आपसे राजधानी पूछेगा तो राजधानी रायगढ़ या राजगढ़ बोलते थे इसको, तो रायगढ़ आप लिख लेना, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, ध्यान रखना। क्लियर है। अगर आपसे पूछे शिवाजी की बताइए पहली विजय कौन थी, तो पहली विजय शिवाजी की, ध्यान रखना, पहली विजय, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं सर, शिवाजी की बात कर रहा हूं। शिवाजी की पहली विजय जो है ये तोरण का महाराष्ट्र का किला है, तो तोरण का किला आप याद रखेंगे। बताइए आगे हम चलते हैं, बताइए शिवाजी ने 1664 में क्या किया है, तो शिवाजी ने सूरत को लूटा है, ध्यान रखना, तो सूरत की लूट इन्होंने की है। इसके बाद आगे चलकर 1665 में इन्होंने पुरंदर की संधि की है, ये आप सभी लोग याद रखना। पुरंदर की जो संधि है, पुरंदर जो है उसकी साथियों ध्यान रखना ट्रीटी की है संधि। और शिवाजी साथियों ध्यान रखना पुनः सूरत को कब लूटते हैं, तो पुनः सूरत जो है वो लूट इन्होंने कब की है, तो 1670 में की है। इसके बाद इन्होंने अपना राजतिलक कब कराया, तो शिवाजी ने अपना राजतिलक जो है वो कराया साथियों ध्यान रखना 1674 में। कब कराया, तो 1674 में। और शिवाजी की अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनके बेटे जो शाहजी थे वो उत्तराधिकारी बनते हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हाल ही में व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। आप सभी लोग जानते हैं व्हाट्सएप जो है ये एक साथियों मैसेज भेजने और सूचना प्रचारित करने वाला, मतलब आपके पास से दूसरे तक सूचना भेजने का एक उपकरण है। इसको साथियों हम सभी लोग क्या करते हैं आज के समय में साथियों, कई एक तरीके से इसमें फ्रॉड भी आ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा चर्चित है साथियों साइबर। साथियों साइबर का मतलब ऑनलाइन जो अपराध इत्यादि हो रहे हैं उनको साथियों एक तरीके से व्हाट्सएप के जरिए भी किया जा रहा है। तो इससे साथियों बचने के लिए हमारे भारत के एक राज्य ने, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, उसने साथियों वन मित्र साथियों एक तरीके से शुरू किया है। ये व्हाट्सएप की तरीके का ही है, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इस वन मित्र की साथियों खूबियां या एक तरीके से विशेषताएं क्या है, क्यों आखिर ये एक तरीके से विशेष है। पहली बात तो ये साथियों स्वदेशी है, ध्यान रखना, स्वदेशी है, स्वदेशी है। दूसरा साथियों याद रखना, ये व्हाट्सएप को एक तरीके से जो उसकी कह सकते हो ना कि डोमिनेंसी है उसको खत्म भी कर सकता है आगे भविष्य में, लेकिन इतनी जल्दी अभी टेक्नोलॉजी में हम उतना आगे है नहीं, तो हम उसको लेकर थोड़ा सा अभी देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है हाल ही में बताइए बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। देखो एफडीआई जो किया जाता है, जिसको हम सभी लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ध्यान रखना, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगर हम एफडीआई के मामले में देखें तो हमारे भारत में साथियों सिंगापुर, इसके बाद में साथियों मॉरिशस, ये वो देश है जहां से हमारी एफडीआई जो है वो भर भर के आती है, ध्यान रखना। मॉरिशस जैसे देशों से हमारी एफडीआई जो है वो खूब आती है। ये अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का 2025 का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा बताइए कितना कर दिया गया है। तो अब एफडीआई की दरें देख लो। एफडीआई की जो दरें होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, एफडीआई जो है या तो किया जाएगा तो 24% किया जाएगा, या किया जाएगा तो 49% किया जाएगा, या किया जाएगा 51%, या किया जाएगा 74%, या एफडीआई किया जाएगा 100%। अब एफडीआई अगर 100% कर दिया गया, यदि एफडीआई 100% कर दिया गया, यदि एफडीआई 100% कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि आपने विनिवेश कर दिया है। विनिवेश करने का मतलब संस्थान को साथियों आपने बेच दिया। मतलब 100% क्या, जैसे मान लो आपकी 100% शेयर है और 100% हमने आपको पैसा दे दिया, तो खत्म हो गया आपका अस्तित्व ही। मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे हमारे होंगे, मैनेजमेंट हमारा होगा, सीईओ हमारा होगा। तो कुल मिलाकर अभी हाल ही में 100% कर दिया गया है। तो ये जो एलआईसी है, यानी बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है इत्यादि सब कुछ आप पढ़ते हो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, बीमा के क्षेत्र में एलआईसी आप ना पढ़ो बेकार ही है। 1956 में एलआईसी जो है उसको साथियों एक तरीके से बनाया गया है। ये हमारे मतलब सरकारी संस्थानों में एक था, लेकिन अब साथियों इस पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना एक तरीके से चला रहा है, लेकिन रेगुलेशन सरकार का भी रहेगा, ये आप ध्यान रखना। साथियों आपने सुना होगा हमारे यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, किसकी, तो सभी लोग जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 1875 में आया था, और ये शेयर बाजार का साथियों हमारे पहली एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है बताइए राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामले पर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर कौन निर्णय लेता है। जब साथियों हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो इसके जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के या विधान परिषद के, राज्य विधानमंडल में ध्यान रखना 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। कितने चुनाव, तो 2 चुनाव होते हैं, 2 चुनाव। सर कौन कौन से होते हैं, एक तो विधानसभा का होता है, ध्यान रखना, एक विधानसभा का होता है, और दूसरा
विधान परिषद का होता है। ध्यान रखना, विधान परिषद का होता है। विधान परिषद अभी हमारे भारत में 6 राज्यों में है। ये आप सभी लोगों को शायद पता भी होगा, ना याद हो तो लिख लेना। यूपी में है, यूपी के पड़ोस में भी चुनाव हुए, बिहार में है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के पड़ोस में कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद साथियों आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ साथियों, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में आपको तेलंगाना मिल जाएगा। तो तेलंगाना में, तो ये 6 राज्य हैं। विधान परिषद में आपको पता चल गया कि यदि कोई भी मुद्दा होगा चुनाव संबंधित तो चुनाव आयोग डिसीजन लेगा। विधानसभा आप जानते हैं यूपी की सबसे बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए इसमें निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा? तो राज्य का जो केंद्र द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होगा वही निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री के पास अधिकार नहीं होता। ऐसा अधिकार अगर केंद्र का कोई चुनाव हो रहा है, जैसे मान लो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जैसे राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो चुनाव जो आयोग है वो साथियों ध्यान रखना राष्ट्रपति से सलाह लेगा। किससे लेगा? राष्ट्रपति से। और अगर राज्य विधानमंडल के चुनाव है तो वो राज्यपाल से साथियों ऐसी रिपोर्ट जो है वो मांगेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप मुझे बताइए इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे सर इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही कौन करता है? सर ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कुल मिलाकर ये समझ लो कि ये केंद्र के द्वारा एक तरीके से भेजा गया उसी का प्रतिनिधि है। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाइए। 9 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य अंतरराज्यीय विवादों पर सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता प्रदान करता है? साथियों आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि जब भी कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, सिकवा करता मिला हमेशा अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य की शिखा खुलती है, नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्रवरदाई कुल की आन नहीं झुकने दूंगा। तुम्हारी मेहनत का तुम्हारी सफलता से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। तो जो मेहनत तुम अभी कर रहे हो ये सोचकर निस्वार्थ भाव से करना। किस बार विवेक सर मान लीजिए आज बिजी है, नहीं क्लास ले पा रहे, तो एक तरीके से उनके बजरंगी, उनके सेवक, उनके हनुमान जी साथियों क्लास ले रहे, तो कोशिश करो, मैं तो अपनी जान लगा रहा हूं, कोई कमी बता दो। 1% सवाल देख लो, तुमको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार वैसे नहीं है, अरे भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक, करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सारे टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको। मिसलेनियस क्वेश्चन है वैसे ही जैसे पेपर में आने हैं, सब कुछ वही है। तुम थोड़ा सा साइबर अपराध, क्राइम, सारे क्वेश्चन तुमको दिखा रहे, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। बस थोड़ा सा सब्र करके पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार नहीं कहूंगा, इस बात को वही बच्चा विश्वास से करे जिसने पेपर को निकालने की दम बना रखी हो। नहीं यार हमको तो फोड़ना है पेपर को, इस बार वर्दी लेनी है। और जिनको लगता हो नहीं यार हवा है, नहीं है भाई, हवा नहीं है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 131 में जब आप जाएंगे तो उसमें यह साफ कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसके पास मूल अधिकारिता होगी किसी भी मामले की। आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है ये 1935 का जो फेडरल कोर्ट था, ध्यान रखना, 1935 का जो फेडरल कोर्ट था, ध्यान रखना, उसी फेडरल कोर्ट का साथियों ध्यान रखना उत्तराधिकारी जो है, उसी फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी जो है वो साथियों ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट हमारा वर्तमान का आज का है। वर्तमान आज सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वो आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर वाह, 1+33 सदस्य हैं, मतलब कुल जज जो है वो साथियों कितने हैं? 34 है। कुल जज जो है वो 34 है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। क्लियर? आगे चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे? ये मौलिक कर्तव्य साथियों हमारे देश में जो लिए गए थे वो साथियों कहां से लिए गए? तो सर रूस से लिए गए थे। रूस को उन दिनों यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस अर्थात यूएसएसआर के नाम से जानते थे। ये जो यूएसएसआर है इसने साथियों ध्यान रखना, इसने 1924 में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था। मौलिक कर्तव्य जो है वो साथियों इसने अपनाए थे। इसके देश में जो मौलिक कर्तव्य थे वो 8 मात्र थे, ध्यान रखना। तो वहां पर 8 थे। हमारे भारत ने साथियों ध्यान रखना 1976 में 42वां संशोधन जब कराया तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। पीएम कौन था? तो सर इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी। और उन्होंने संशोधन कराया और इसी रसिया से 8 मौलिक कर्तव्य जो है वो ले लिए थे। तो 8 मौलिक कर्तव्य जो है वो इन्होंने साथियों ध्यान रखना वहां से लिए, और 2 देश से हैं, अपने ही देश से हैं, भारत से। देश का मतलब अपने भारत। और इस प्रकार से 10 मौलिक कर्तव्यों को मिलाकर इन्होंने साथियों पहली बार लागू कराया था। ये आप दिमाग में रखिएगा, हमने रसिया से केवल 8 लिए थे। आगे हम बताएं, एक बात तो नोट करके देख लो, ये हमारे लिए सोना है, इसीलिए स्वर्ण समिति साथियों आप याद रखना, उसी स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा है उसी के रिकमेंडेशन पर इन्हें लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। अच्छा देखो, एक बहुत ही शानदार सी जानकारी है, 41,424 पद होमगार्ड के लिए आए हैं।
इनमें आप सभी लोग अपनी एक पोस्ट पक्की करने के लिए हमारे अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाइए। इसमें आपको फ्लो चार्ट वाली किताबें जो है वो बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराई जा रही है। वहां पर आपको फ्लो चार्ट में हर एक टॉपिक वाइज चीजें मिल रही हैं। इसका प्राइस 99 रुपए है और ये सारी आपको जो क्लासेज इस बैच की मिलेंगी वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। किताबें तो ही है, साथ में एक कंप्लीट थ्योरी बैच भी है 600 घंटे की, जिसमें क्लासेज डेली 6-7 घंटे क्लास है। मजे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाइए। अगला सवाल कह रहा है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सितंबर 2024 तक इनमें से कौन थे? मतलब अभी वर्तमान में भी वही है। अगर आपसे कोई पूछ दे हमारे यहां बताइए वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री, इस्पात का मतलब जो आयरन अर्थात जो हमारा लोहा इत्यादि है, बताइए उसका यूनियन मिनिस्टर इनमें से कौन है स्टील मंत्रालय का? सर हम जानते हैं इस्पात को लेकर के साथियों हमारा भारत जो है वो निश्चित तौर पर एक तरीके से अपने कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। हमारे यहां साथियों अभी दक्षिण भारत के एक कुमार स्वामी है जो साथियों इसके क्या है मंत्री हैं, आप ध्यान रखना। सर हमारे यहाँ इस्पात संस्थान को लेकर हमसे बातचीत पूछी जाती है तो हमारे यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी का नाम आता है टिस्को। साथियों ये जो टिस्को है आपसे पूछेगा बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में इसकी स्थापना जो है वो जमशेद टाटा ने की थी, आप ध्यान रखिएगा। तो टाटा ग्रुप जो है उसने साथियों इसकी स्थापना की थी, आप ध्यान रखना। टिस्को का फुल फॉर्म पूछ देता है तो इसको याद रखना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ध्यान रखना आयरन एंड स्टील कंपनी, ध्यान रखना एंड स्टील साथियों ध्यान रखना कंपनी। अब यहां पर आपको एक अक्षर साइलेंट मिल रहा होगा, ध्यान रखना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो आपका एंड है इसको हटा दीजिएगा और कंपनी से सीओ ले लीजिएगा जिससे इसको टिस्को बोला गया है। कमल समझ में आ गया? तो इसको आप याद रखना, ये हमारे भारत की पहली साथियों एक तरीके से साथियों क्या है एक तरीके से कंपनी है आयरन की जो स्वदेशी बनाई गई थी। अमित शाह आप जानते हैं बताने की जरूरत नहीं, गृह मंत्रालय इनके पास है। देश के अंदर किसी भी राज्य में समस्या होगी ये आएंगे। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री हैं, साथियों आप जानते हैं स्टार्टिंग से ही इनको यही मंत्रालय दिया गया था। बताइए निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता? खसरा, रेबीज, टाइफाइड, बेरीबेरी। आप सभी लोगों को पता है इन रोगों से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? खसरे से आप जानते हैं हमारे फेफड़े जो है वो साथियों प्रभावित हो जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। रेबीज जो है इससे हमारे मनुष्य का तंत्रिका जो सिस्टम है वो एक तरीके से खराब हो जाता है और ये एक ऐसी बीमारी है जो साथियों कुत्ते की लार या बंदर की लार इत्यादि में पाई जाती है। तो यहां पर आप लिख लेना कुत्ते से रेबीज फैलता है। टाइफाइड ये एक प्रकार से दूषित जल से होता है और इससे मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे मनुष्य की पेशियां जो है वो साथियों क्या हो जाती है? साथियों कम हो जाती हैं। दूषित जल या जो भोजन लोग करते हैं उनके साथियों याद रखना ये पेशियों से संबंधित रोग है। मनुष्य को तेज बुखार आना ये सब इसके लक्षण है और धीरे धीरे इन कारणों से मनुष्य की जान भी जा सकती है। बेरी बेरी भी साथियों आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र का रोग है, आप याद रखना। तो तंत्रिका तंत्र का साथियों रोग है। मानव शरीर में आप जानते हैं बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। साथियों आपसे पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए टीका नहीं बना? टीका जो है ये वायरस के लिए बनाया जाता है। किसके लिए सर बनाया जाता है? सर वायरस के लिए बनाया जाता है, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा बताइए किसके लिए? वायरस के लिए। तो आप सभी लोग लगा देंगे कि मात्र बेरी बेरी ऐसा रोग है जो थायमिन नामक विटामिन B1 से साथियों फैलता है। या आप पढ़ लीजिएगा थायमिन साथियों, ध्यान रखना जो विटामिन B1 का नाम है उसकी कमी से साथियों ये रोग हो जाता है। तो इसके लिए टीका नहीं बना है अभी तक। तो ये बीमारी ऐसी है जो टीके से नहीं खत्म होती है। बाकी खसरा, रेबीज, टाइफाइड इन सब के साथियों एंटीबायोटिक या टीके जो है वो बनाए जा चुके हैं, आप जानते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन के बारे में इनको आप नोट कर लेंगे। सर न्यूटन कौन थे? तो न्यूटन जो है ये वही व्यक्ति है जिनके ऊपर सेब गिरा था। याद आया कुछ 1687 में न्यूटन ने एक बुक लिखी थी। आज के समय में साथियों ध्यान रखना एकता में कितनी शक्ति होती है, ये न्यूटन से सीखना चाहिए। इनकी किताब जो है वो प्रिंसिपिया है, ध्यान रखना प्रिंसिपिया। 1687 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। इसी किताब में न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं। अगर आपसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछे तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी आप याद रखना न्यूटन ने ही नियम दिए थे। अब 2-3 चीजें मैं आपको समझाता हूं। न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा तो क्या न्यूटन वास्तव में सच में उसी समय सब सोच ले गए थे? नहीं, न्यूटन को तो उस समय सेब गिरा, उठाया, खाया होगा निश्चित तौर पर। अब सेब को वो रख नहीं सकते, सेब निश्चित तौर पर खाने वाली चीज है। लेकिन न्यूटन के दिमाग में जरूर आया कि नीचे ही क्यों आया था, ऊपर चला जाना चाहिए था। तो उसी समय साथियों न्यूटन को यह पता चल गया। न्यूटन के 3 गति के नियम है, ध्यान रखना। तो न्यूटन के जो नियम है गति के वो 3 है। पहले में कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी। इसका मतलब कोई भी साथियों प्रतिक्रिया नहीं होगी। दूसरा नियम, अगर कोई मतलब वस्तु है अगर उसकी स्थिति जड़त्व की है तो वो साथियों परिवर्तित हो जाएगी
और तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो आप सभी लोग याद रखना, न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। साथियों, पहला नियम, कोई वस्तु अगर विराम अर्थात जड़त्व की स्थिति में है तो वो जड़त्व में रहेगी। साथियों, दूसरे नियम में जड़ता बढ़ जाती है अर्थात संवेग जो है वो क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। तो संवेग संरक्षण इसी को बोल देते हैं। तो जड़ता बढ़ जाती है, संवेग संरक्षण हो जाता है। तो पहला नियम तो याद रखना कौन सा है, तो जड़त्व का नियम कहा जाएगा, जिसमें कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति की रहेगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये तीसरा नियम है, परिणाम का नियम होगा नहीं। द्रव्यमान संरक्षण जिसको हम संवेग संरक्षण कहते हैं, दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल बताइए 14 नंबर, दो बिंदु आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन से नियम के द्वारा लागू होते हैं। अब दो बिंदु बना लो, जैसे तुम्हारा नाम है रोहित तो तुम अपना नाम यहां पर लिख लो। बिंदु बनाने से पहले तुम इसको समझ लो। रोहित के साथ तुम मान लो एक दोस्त को लिख लो जिसका नाम है, कुछ भी नाम है, मान लो सरिता, तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम तुमने लिख लिया। तुम अपने प्यारे से दोस्त का नाम यहां दिमाग में रख सकते हो, जिससे तुमको ये सवाल जो है आसानी से याद हो जाएगा। कह रहा है दो बिंदु हैं, अब दो बिंदु हैं, ये प्लस में है, ये मान लो माइनस में है, ये मेल है, फीमेल है। इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण होगा तो पॉजिटिव वे में चलेगा और निष्कर्षण होगा तो निगेटिव में चलेगा। कुल मिलाकर ये दिमाग में रखना, यदि आकर्षण होगा तो लड़का जो है यानी रोहित जो है वो इधर की ओर भागेगा और प्रतिकर्षण लड़की जो है वो तुरंत मना कर देगी, तो ये प्रतिकर्षण। ध्यान से सुनना, है दोनों पॉजिटिव, याद रखना, मतलब इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस पर लागू होता है, तो ये याद रखना। अब इसकी जगह पर दो साथियों आप आवेश ले लीजिए। आवेश मैंने प्लस और माइनस को ऑलरेडी मान रखा था, तो तुरंत ही एक कूलाम का नियम बन जाएगा, क्योंकि न्यूटन के नियम सिर्फ गति और गुरुत्वाकर्षण के हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण साथियों आप जानते हैं एक गुरुत्वाकर्षण बल है, और अगर इसको आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा बल पर फेंकोगे तभी ऊपर जाएगी, नहीं तो नीचे ही रह जाएगी, घूमती रहेगी, आप सभी लोग जानते हैं। गति के नियम आपको तीनों हमने पढ़ाई दिए, किरचॉफ का नियम इससे जुड़ा हुआ नहीं है, खत्म हो गया, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। आज के बाद तुम कूलाम का नियम भला भूल के दिखाना। दो आवेशों के बीच में यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है तो निश्चित तौर पर कूलाम का नियम लगेगा, तीसरा पॉइंट भूलना ही नहीं। कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल जो है वो एक तरीके से शुरू करी है। विद्या शक्ति पहल इनमें से बताइए किस राज्य ने। कर्नाटक ने। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पर एक राज्य दिया हुआ है, सॉरी ये एक योजना है विद्या शक्ति पहल। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये विद्या शक्ति पहल जो है इस योजना को साथियों 25 जून को 2025 में लॉन्च किया गया है। तो 25/2025 आप दिमाग में रखना सर, 25/2025। इसके तहत जो हमारे यहाँ शिक्षण सुविधाएं हैं उनमें साथियों क्या किया जाएगा, मतलब शिक्षण के लिए जो शिक्षाएं दी जाती हैं उनमें जो सुविधाएं हैं साथियों उनमें क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और ये सुधार करने वाला हमारे भारत का बताइए कौन सा राज्य है, तो ये आंध्र प्रदेश है। इसको आप नोट करेंगे सर, आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पर साथियों शिक्षण सुविधाओं को सुधारा जाएगा। साथियों याद रखना, स्कूल में पढ़ने वाले जो धीमी गति के बच्चे हैं, इस मीन्स जैसे हम और आप हैं। अब ये खुद को मत कहना कि सर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमको तो दिव्य ज्ञान मिला था, भोलेनाथ ने देकर भेजा था, सब कहने की बातें हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को छोड़कर जो बच्चे धीरे हैं पढ़ाई में, मतलब जिनके पास उतनी समझ नहीं है, उन राज्यों के बच्चों को, मतलब उस साथियों क्षेत्र के बच्चों को ये योजना विद्या शक्ति प्रदान करेगी। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसका 1956 में ही गठन हो गया था, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इसका अगर विभाजन आपसे पूछे तो विभाजन आप सभी लोग याद रखना, ये 2 जून की रोटी बड़ी खतरनाक होती है 2014 में, इससे अलग हो गया तेलंगाना, ये आप सभी लोग याद रखना। तो तेलंगाना इससे अलग हो गया। आंध्र प्रदेश के बारे में पूछेगा, बताइए इसकी राजधानी कौन सी है, तो राजधानी जो है वो साथियों याद रखना अमरावती है। कौन सी है सर, अमरावती, अमरावती। बताइए हमारे भारत का अभी नवीनतम या 25वां हाईकोर्ट कौन सा है, 25वां हाईकोर्ट या नवीनतम हाईकोर्ट, तो साथियों ये अमरावती में ही बनाया गया है, 2019 में बनाया गया है। हमारे भारत का सबसे नया हाईकोर्ट यही है। अगला सवाल, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 की मेजबानी इनमें से कौन करेगा। ये जो वर्ल्ड पुलिस है इसको रेड पुलिस के नाम से भी हम जानते हैं। ये साथियों वह पुलिस है या कह लीजिए ये वो फोर्स है, ध्यान रखना फोर्स है, जो दुनिया में कहीं भी साथियों अगर कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इसे भेजता है, अर्थात यूएन जो है वो इसको भेजता है। कौन भेजता है, तो सर यूएन जो है वो इसको भेजता है। इसके साथियों स्थापना के बारे में पूछे, बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में साथियों ये पुलिस बल जो है वो साथियों एक तरीके से ये याद रखना, ये अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, क्योंकि ये गेम्स है तो इसका आयोजन जो है वो साथियों आप ध्यान रखना
1985 से किया जा रहा है। याद रखिएगा, इस बार इसको मेजबानी करेगा 2029 में अपना भारत, थारा इंडिया, अपना इंडिया। नोट करके डाल लीजिएगा, भारत जो है 2029 में इसकी मेजबानी जो है वो साथियों करेगा। और अगर आपसे पूछे बताइए भारत का वो कौन सा राज्य जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो गुजरात के साथियों ध्यान रखना, अहमदाबाद साथियों शहर में इसका आयोजन होगा। गुजरात के कई शहर हैं जिनमें साथियों अहमदाबाद, गांधीनगर, इनको आप नोट कर लीजिएगा। वैसे 2029 तक एक सवाल आपको याद रखना है। इसके बाद गांधीनगर गुजरात का है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है गांधीनगर। इसके बाद तीसरा शहर जो है वो एकता नगर जो है, वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा, पटेल के नाम पर रखा गया है। तो ये 3 नगर हैं जहां पर इसको आयोजित किया जाएगा, गुजरात राज्य में ही, ये आप ध्यान रखना। अगला सवाल बताइए, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? महात्मा गांधी एक नहीं कई लोगों से प्रभावित थे। बापू जी थे, बापू जी किसी से भी प्रभावित हो सकते थे। इनमें लियो टॉलस्टॉय, रस्किन, इन सभी से साथियों वो प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय की एक किताब है, बुक है, जिसको हम सभी लोग कहते हैं वार एंड पीस। क्या बोलते हैं? वार एंड पीस, ध्यान रखना, पीस। इसको हम बोलते थे युद्ध और शांति। गांधी जी के आंदोलन जो है वो संघर्ष और विराम, साथियों संघर्ष नीति पर चलते थे। तो युद्ध और शांति, ये इनकी किताब है। अब बापू थे, बताइए किससे प्रभावित? तो इन्हीं से प्रभावित थे। एक सवाल पूछा जाता है, बताइए गांधीवादी जो आंदोलन थे उनकी सोच क्या थी, या गांधीवादी आंदोलन जो है वो किस तरीके से चलाए जाते थे? तो गांधीवादी आंदोलन जो है इनका जो तरीका था वो था संघर्ष विराम संघर्ष का। मतलब संघर्ष करो, फिर साथियों थोड़ा सा ब्रेक ले लो, विराम लो और फिर से संघर्ष करो। तो संघर्ष विराम संघर्ष, ये गांधी जी के आंदोलनों का तरीका या इनके आंदोलन की नीति थी। बताइए गांधी जी ने इस नीति की प्रेरणा कहां से ली? तो ये प्रेरणा गांधी जी ने कोई खुद से नहीं सीखी, तो इन्होंने साथियों इसी से ली है। गांधी जी की एक बड़ी अच्छी, मतलब और बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, इनमें एक रस्किन था। रस्किन को रस्किन से याद करो। इसकी बुक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। क्या नाम है सर? अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, दिस लास्ट। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि अंतिम समय तक, अर्थात लास्ट स्टेज तक क्या करते रहो? संघर्ष को मत छोड़ो। अगर आपने संघर्ष को छोड़ दिया तो खेल खत्म हो गया। तो संघर्ष को मत छोड़ो, ये इसका कहना था। इसीलिए गांधी जो है वो लास्ट तक मैदान में डटे रहते हैं। कार्ल मार्क्स जो है ये साथियों दास कैपिटल नामक किताब लिखता है, ये आप सभी लोग याद रखना, दास कैपिटल नामक किताब लिखता है, ध्यान रखना। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये इसका वाक्य था। लेनिन जो है इसने 1917 में रूस की क्रांति कराई थी। तो रूस की क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं, जब हमारे देश के भगत सिंह का साथियों फांसी देने का दिन था 23 मार्च का, उस दिन साथियों ये लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे। कुछ पन्ने बचे थे, पहले से पढ़ते चले आ रहे थे। लेनिन एक क्रांतिकारी था। तो जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाने के लिए वो आए पुलिस कर्मचारी, तो भगत सिंह ने कहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, क्या थोड़ा समय मिल सकता है, पढ़ लूं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो भगत सिंह ने इस किताब को ऐसे पकड़ा, ये किताब मान लो, ऐसे बंद किया और ऐसे उछाला, जैसे मैंने अभी तुम्हारे सामने उछाला। और इसी तरीके से उस किताब को, उसका जो पन्ना मोड़ा था, उस किताब को वैसे ही रख दिया और कहा अगला जन्म लूंगा इस किताब को पढ़ने के लिए। ये भाई साहब थे भगत सिंह। उन्होंने अपनी किताब मतलब एक लिखी है, आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, उसमें उन्होंने बताया ये सारी चीजें। बताइए इनमें से जो घटनाएं दी गई हैं इनको क्रम से आपको लगाना है और फटाफट आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा और असहयोग। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था और 22 में वापस ले लिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी। ये आप सभी को पता है, बस क्रम से लगा देना है। बताइए सबसे पहले किसको लगाएंगे? तो सर पहला लगाएंगे, तो पहले नंबर पर पहला, तो ये दोनों चले गए। और सबसे लास्ट में दूसरा होना चाहिए, लास्ट में दूसरा होगा, तो ये आपका हो जाएगा सही। बाकी आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही गांधी जी ने नमक को तोड़ा था। तो नमक कानून का उल्लंघन किसमें किया था? तो इसी में नमक कानून जो है उसका साथियों ध्यान रखना, उल्लंघन कर दिया था। उल्लंघन जो है वो एक तरीके से किया था। इसी तरीके से चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 1922, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से असहयोग आंदोलन, ये जो चौरी चौरा है ये यूपी के गोरखपुर में हुआ था। एक्चुअल में एक साथियों पुलिस चौकी थी जिसमें असहयोग के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी थी और इसी के बाद गांधी जी हो गए थे नाराज, उन्होंने आंदोलन को ले लिया था वापस, ये आपको याद होगा। तो यहां पर आप सभी लोगों को पता चल गया है कि हमारा सी ऑप्शन ही होगा
1 3 साथियों याद रखना 2। तो क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा बताइए पूना समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किसके बीच में हुआ था। ये पूना समझौता होता नहीं, एक्चुअल में 1932 में, आप सभी लोग याद रखना, रैमजे मैकडोनल्ड ने चाल चली, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। रैमजे मैकडोनल्ड जो था उसने साथियों ध्यान रखना प्लान किया। ये ब्रिटिश पीएम था, यानी ब्रिटिश पीएम, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश पीएम था। इसने साथियों घोषणा करी, इसीलिए रैमजे मैकडोनल्ड घोषणा कहा जाता है। साथियों घोषणा की और कम्युनल अवार्ड जो है वो बांट दिए, कम्युनल अवार्ड जो है बांट दिए। ये अवार्ड जो है इसने 16 अगस्त को दिए थे, वर्ष था 1932 को। 16 अगस्त को इसने घोषणा की कि हमारे भारत में अभी तक जो निचली जाति के लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनको अनुसूचित जाति कहा जाएगा और अनुसूचित जनजाति। तो पहला उदाहरण है या प्रथम बार साथियों ध्यान रखना अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन इसी समय किया गया। तो प्रथम बार वर्णन एससी और एसटी का कब हुआ? 1932 में। सबसे बड़ी चिंता की विषय की बात थी कि रैमजे मैकडोनल्ड ने जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें साथियों इसने 71 सीटें जो है वो क्या कर दी साथियों? पृथक कर दी। क्या कर दिया? पृथक कर दी, पृथक कर दी। अब ये पृथक कर दी का मतलब क्या? भारत में इसके पहले 1909 में मुस्लिम लीग को 6 सीटें दी गई थी, वो अलग देश बनाने की मांग करने लगे थे, और इस समय तो 71 सीटें बांट दी गई। इससे क्या होगा? इससे साथियों ये होगा कि दलित ही प्रत्याशी होगा इस वर्ग का, साथियों ध्यान रखना, और मतदाता जो है वो भी दलित वर्ग ही होगा मतदाता। तो अब गांधी जी को यह लगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति नामक एक अलग देश बन जाएगा और ये हमारा भारत बंट जाएगा। तो गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में उस समय थे, इस यरवदा जेल में ही इन्होंने साथियों क्या कर दिया? यरवदा जेल में ही पुणे की इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पुणे में पड़ता था, आमरण अनशन गांधी जी ने शुरू किया। और इनका साथियों ये अनशन जो है वो कब से शुरू हुआ? तो 20 सितंबर से शुरू हुआ। 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। कहा जब तक कोई बात को मेरी नहीं मानेगा मैं मर जाऊंगा लेकिन उठूंगा नहीं। साथियों इसके बाद जब हालत बहुत नाजुक हुई तो बाबा साहब अंबेडकर को जाकर मदन मोहन मालवीय ने समझाया कि गांधी जी मर जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा, तुम इतने सज्जन आदमी हो, मान जाओ बात को। तो इन्होंने साथियों 24 सितंबर को बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यह समझौता हुआ था। तो बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यह समझौता हुआ था। करवाया किसने था? मदन मोहन मालवीय और बाकी कुछ लोग और थे उस समय, नरहर पारिक, महादेव देसाई, सबने मिलकर करवाया था। इस समझौते के तहत जो ये सीटें मिली थी, इस साथियों भाव को, ये जो एक तरीके से प्रस्ताव था उसको त्याग कर दिया गया। गांधी जी ने कहा अब हम पृथक सीटों के बजाय आरक्षण देते हैं और आरक्षित सीटें जो है वो बढ़ाकर कर देते हैं। कितनी? 148। तो आरक्षित सीटें हो गई 148, जिसमें प्रत्याशी तो दलित होगा लेकिन मतदाता पूरा हिंदू समाज होगा, ना कि केवल दलित वर्ग ही होगा। बात समझ में आई? तो इस समय गांधी जी ने बहुत अच्छा प्लान किया था, बहुत ही शानदार सोच थी। अगला सवाल कह रहा है बताइए भारत की 15वीं जनगणना सर्वेक्षण इनमें से किस वर्ष एक तरीके से की गई थी? सर्वेक्षण सबसे पहले क्या होता है? सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे, और ये सर्वे इनमें से कब किया गया? तो सबसे पहले आप यहां पर नोट करिए, ये जो 15वीं जनगणना है, ये याद रखना 15वीं जनगणना है, इसको हम आजादी के बाद की 7वीं जनगणना कहते हैं। आजादी के बाद साथियों ध्यान रखना हम क्या बोलते हैं सर? 7वीं जनगणना के नाम से इसको हम सभी लोग क्या करते हैं सर? जानते हैं। 7वीं जनगणना जो है वो एक तरीके से जानते हैं। ये जो 15वीं जनगणना है इसका सर्वेक्षण 2011 में साथियों किया गया और तभी से इसके डाटा जो है वो प्रकाशित किए जाने लगे, लेकिन इसके संपूर्ण डाटा आने में 2 साल और लग गए। तो 2013 में इसके संपूर्ण डाटा जो है वो साथियों एक तरीके से प्रकाशित हुई थी। याद रखना प्रकाशित कब हुई? संपूर्ण 2000 साथियों ध्यान रखना 13 में। अब एक नोट डाल करके साथियों करंट अफेयर्स का सवाल लिख लीजिए और उसमें यह है कि बताइए अगली जो 16वीं जनगणना होगी, 16वीं जनगणना ये 2027 में कराई जाएगी और इसका जो सर्वेक्षण है वो 2027 में ही होगा। सर्वे होगा कब? 2027 में। इसके डाटा रिलीज करते करते हो सकता है 1-2 साल लग जाए, क्योंकि इतना बड़ा विशाल देश है, 150 करोड़ लोगों की जनगणना करनी है। आपको 2 गांव दे दिए जाए कितना टाइम लग जाएगा? उसमें जो जो उनके डाटा है, मोटरसाइकिल किस किस के पास है, सारी चीजें बताई जाती है। आगे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आपकी सफलता की एक कुंजी देने की कोशिश करेंगे। वो है साथियों यूपी होमगार्ड की सामान्य ज्ञान की किताब। इस सामान्य ज्ञान की किताब में आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथियों
फॉर्मेट में पूरी किताब मिलेगी, जिसमें जैसे कोई टॉपिक पढ़ा उसका डिटेल में क्वेश्चन हुए 25, 30, 40, 50 लगा लिया, आराम से आप आगे बढ़ गए। ये किताब होमगार्ड के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए है। फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है साथियों, ध्यान रखना 30 नवंबर रात 12 बजे तक मात्र 199 रुपए में आपको ये मिल रही है। कैश ऑन डिलीवरी है, आप अपने घर पर जब मंगा लीजिएगा तब पैसे आपको पे करने हैं। आगे हम चलेंगे अगले सवाल पर, आपका 21 नंबर। 2022 तक भारत में ज्वारी ऊर्जा जब समुद्र में जल ऊपर की ओर चढ़ता है, और ये ज्वार जो है ये आप सभी लोगों को याद रखना है, समुद्र में साथियों जल ऊपर की ओर चलता है, समुद्र में जल साथियों ध्यान रखना जब ऊपर की ओर साथियों क्या होता है, ऊपर की ओर जो है वो साथियों एक तरीके से ऊपर की ओर जो है वो साथियों जब चढ़ता है तो इसको बोलते हैं ज्वारी ऊर्जा। ध्यान रखना, तो ज्वार बोलते हैं ना। अब आपसे पूछेगा बताइए हमारे यहां ज्वारी ऊर्जा सबसे ज्यादा, तो ज्वारी बंदरगाह अगर आपको याद है तो तुम इसको बना लोगे। ज्वारी बंदरगाह हमारे भारत का कौन सा है, तो गुजरात का कांडला जो है, ये आप सभी लोग याद रखना, कांडला गुजरात का जो बंदरगाह है उसको ज्वारी बंदरगाह कहते हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। अब देखो लिखा क्या है, बताइए ज्वारी ऊर्जा के लिए इनमें से कौन सा स्थल जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो मन्नार की खाड़ी कभी नहीं लगाओगे, ये श्रीलंका के पास पड़ती है, तमिलनाडु राज्य में पड़ती है, इसको काट पीट डालो छीछालेदर। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कतई नहीं, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में पड़ता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में सुंदरवन में कतई नहीं, कच्छ की खाड़ी ये गुजरात का क्षेत्र तुमने देख लिया अभी अभी, कंडला बंदरगाह, और ये साथियों ध्यान रखना गुजरात नंबर 1। खेल खत्म। साथियों ध्यान रखना हमारे यहाँ अक्षय ऊर्जाएं जब पढ़ते हो, अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या, नवीन ऊर्जा स्रोत और अच्छी ऊर्जा, जैसे सूर्य की ऊर्जा, जैसे पवन की ऊर्जा, ये हमारी अक्षय ऊर्जाओं में आती है, ये आप सभी लोग याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। हमारे यहाँ भारत में कर्नाटक में कई सारे नृत्य किए जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा बताइए कर्नाटक में क्या कोई शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। सर कर्नाटक में एक नृत्य किया जाता है जिसको आप सभी लोगों ने सुना होगा, नाम है उसका यक्षगान। बताइए यक्षगान कहां पर किया जाता है, कर्नाटक में। ये साथियों यहाँ का पारंपरिक नृत्य है, ध्यान रखना पारंपरिक साथियों, ध्यान रखना एक तरीके से क्या है पारंपरिक साथियों, ध्यान रखना पारंपरिक साथियों क्या है, एक तरीके से नृत्य है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि यहां पर एक तरीके से जो मंदिर इत्यादि में नृत्य किया जाता था वो इस प्रकार का नृत्य है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे आपने नृत्य कहा तो नृत्य तो 2 प्रकार के होते हैं, इनमें से आपने अभी तो कर्नाटक वाला लगा लिया सर, यक्षगान जो है ये फेमस है। नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो नृत्य होते हैं 2 प्रकार के साथियों, ध्यान रखना मुख्य रूप से 2। एक तो होते हैं शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखना शास्त्रीय नृत्य, ये आपसे पूछ देगा बताइए कितने हैं संख्या में, तो साथियों भरतनाट्यम में जो दिए गए हैं, भरतनाट्यम जो साथियों आप सभी लोग पढ़ते हैं भरत मुनि का है, ध्यान रखना जिसको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि है उनका जब आप नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, नाट्य शास्त्र, तो उसमें 8 शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया है। ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य है इनमें आपने सुना होगा जैसे मोहिनीअट्टम, ये हमारा कहां पर किया जाता है सर, केरल में किया जाता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ओडिसी में ओडिशा, साथियों इसके बाद मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, सत्रिया किया जाता है असम में, इसी तरीके से केरल में, और साथियों जिसको हम कहते हैं क्या भाई साहब याद करिए कथकली, इसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और कथक साथियों ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में। गिन लिए आपने 8 ही हुए हैं, 8 ये शास्त्रीय नृत्य है। बाकी जो किए जाते हैं वो साथियों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से अलग है, वो साथियों हमारे लोक नृत्य में आ जाते हैं, जैसे कि हम फॉक कहते हैं। जैसे मान लो तुमसे हम कह दें कि बताइए नौटंकी कहां पर की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में, भांगड़ा कहां पर किया जाता है, पंजाब में, ये सारे हमारे लोक नृत्य में आते हैं। अब इनमें से जैसे दिए गए हैं बताइए इनमें से विधि कहां पर किया जाता है, तो विधि जो है ये साथियों ध्यान रखना ये वैसे मूल रूप से साथियों हमारा कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। कहां का है, तो सर आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। अब जैसे झोरा है, झोरा का मतलब झोला, और झोला मतलब उत्तराखंड, ध्यान रखना उत्तराखंड जो है वहां का। यात्रा जो है ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है, तो ये आप नोट करके लगा लीजिए, झोरा उत्तराखंड में है साथियों, इसी तरीके से वेदी आंध्र प्रदेश, यात्रा जो है वेस्ट बंगाल में। कह रहा निम्नलिखित चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बताइए इनमें से चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध राम किंकर, राजा रवि वर्मा। बस आगे बढ़ने से पहले सोचो, हमारे भारतीय संविधान में जब हम चित्र की बात करते हैं तो बताइए संविधान में साथियों चित्र किसने बनाए थे, संविधान में जो चित्र है वो बताइए किसमें बनाए थे, आप सभी लोगों को बताना है फटाफट से।
हमारे यहाँ राजा रवि वर्मा जो है वो आप सभी लोगों को याद रखना है। सर संविधान में नंद कुमार जो है उन्होंने बनाए थे। सर नंदू को याद करना आप सभी लोगों को पता होगा। बताइए हमारे यहाँ चित्रकारों का राजकुमार किसको कहते हैं? राजा रवि वर्मा जो है इनको चित्रकारों का राजकुमार कहा गया है। बताइए चित्रकारों का राजकुमार किसको कहते हैं? तो चित्रकारों का राजकुमार इन्हीं को कहा गया है, ध्यान रखना, आप सभी लोग नोट कर लेना। साथियों 1848 के करीब करीब इनका एक तरीके से जन्म हुआ था, ध्यान रखना 1848 में इनका साथियों ध्यान रखना जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है ये भारत के साथियों केरल में आप सभी लोग पाएंगे तो केरल राज्य में हुआ था। अगला सवाल बताइए, कह रहा है गुजरात का माधोपुर, वैसे चित्रकला का स्वर्णयुग तो पता है ना, जहांगीर का शासनकाल। कह रहा है बताइए गुजरात का माधोपुर मेला इनमें से किसकी याद में मनाया जाता है? देखो माधो तो तुमने पढ़ा है साथियों, कौन थे? तो माधव तो आप जानते हैं भगवान कृष्ण जी को बोलते थे, माधव बोलते थे ना, हे माधव, है ना। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे ही गुजरात जाओगे तो वहां तुमको द्वारका मिल जाएगा। सर द्वारका तुमको पता है जहां पर भगवान कृष्ण जी जो थे साथियों उन्होंने इसे बसाया था, और यहां पर गुजरात के द्वारका में ही रुक्मणी जी जो थे उनसे भी साथियों एक तरीके से उनका विवाह हुआ है, मतलब एक तरीके से रुक्मणी जी से भी उनका मिलन हुआ है। तो यहां भगवान कृष्ण और साथियों ध्यान रखना रुक्मणी जी का एक तरीके से आपको संबंध मिलेगा, या उनसे इनका एक तरीके से जो इवेंट है यानी जो मेला है उनसे इनका संबंध मिलेगा। अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं, हमारे यहां जब गॉड की बात आती है, बताइए वो कौन सा गॉड है जिसके बारे में ऋग्वेद में, साथियों ऋग्वेद में तो बहुत सारे मतलब एक तरीके से लोगों की चर्चा की गई है, लेकिन भगवान कृष्ण या विष्णु का अवतार के रूप में इनकी चर्चा मिलती है। आप उपनिषद में जाओगे तो आपने पढ़ा होगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है इस कारण से भी ज्यादा चर्चित रहा क्योंकि ये सबसे पुराना तो था ही था। भगवान कृष्ण का उल्लेख बताइए किस उपनिषद में है? तो ये आप इंपॉर्टेंट डाल करके लिख लीजिएगा, इसमें किया गया है। इसी तरीके से विष्णु पुराण, पुराणों में भी इनका उल्लेख है। तो तुमने 3 बड़े ग्रंथ पढ़े सर, वेद, पुराण और उपनिषद। उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद, पुराणों में विष्णु पुराण और वेदों में ऋग्वेद। तीनों में आपको हमने बता दिया, वर्णन आपको कृष्ण जी का मिलेगा। अगला सवाल देखिए, सिंध घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित कौन से स्थल में सिंधु नदी के तत्व जो सिंधु नदी के तट पर ये नहीं है? चरनूदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। साथियों कोट डीजी, अब यहां से सवाल फंसेंगे। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा? चन्नूदड़ो है ये साथियों वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ये सिंधु नदी के किनारे आपको मिलेगा। सर सिंधु नदी के किनारे है, आप तुरंत बताएंगे। सर हमारा जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज भी आपको पता है 1922 में हुई थी, और 1922 में ये दूसरा स्थल था जिसे खोजा गया था। दूसरा स्थल था, पहला तो हड़प्पा था। साथियों आप जानते हैं राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था, तो राखाल दास बनर्जी जी का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, इन्होंने इसे खोजा था। जो मोहनजोदाड़ो है मृतकों का टीला है। रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है, और ये पड़ता है आप सभी लोगों को याद रखना है सतलज नदी के किनारे, क्योंकि पंजाब 5 नदियों के तट पर है। साथियों ध्यान रखना सतलज नदी के किनारे, इसी को हटा दो। बाकी कोट डीजी जो है ये इसी सिंध के क्षेत्र में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर? ये तीनों ही स्थल, या सोच कर देखिए चारों ही स्थल। रोपड़ भी पंजाब में पड़ता है लेकिन पाकिस्तान वाले हिस्से। आगे चल, कह रहा है बताइए इनमें से अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खान जो है ये 1740 से लेकर 1756 तक साथियों बंगाल का नवाब जो है वो बना था। अलीवर्दी खान जो है इसने साथियों कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी है। बताइए अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से कितने की थी? अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से कितने की थी? मधुमक्खी जो है उनसे साथियों ध्यान रखना, मधुमक्खी से इसी ने साथियों तुलना की थी। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद इसका कोई बेटा नहीं था, मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी था नहीं, तो उत्तराधिकारी नहीं था, ध्यान रखना नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था। तो इसने अपने नाती को साथियों ध्यान रखना, नाती को अपना जीवन में ही उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी थी, और उसका नाम था सिराजुद्दौला। साथियों ध्यान रखना सिराजुद्दौला जो है ये वो व्यक्ति है जो 1756 से 57 तक आता है, और इसी ने प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा है। तो बताइए प्लासी का युद्ध किसने लड़ा है? 23 जून 1757, आप सभी लोग नोट करके डाल लीजिएगा। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध इसी ने लड़ा था। तो लगा लीजिए इनमें से दे रहा है कोई? सर लगा लिया, खत्म हो गया। मीर जाफर तो इसके बाद आएगा, लेकिन ये गद्दार है, ये अंग्रेजों की सहायता से आएगा। 1757 से 1760 तक रहा, जैसी करनी वैसी भरनी। अंग्रेजों ने इसको लात मार के भगा दिया, कहा तू भाग जाए यहां से, दिख मत जाइयो।
क्योंकि ये क्या कर रहा था, 420 कर रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने में जुटा था। आगे हम चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया? मजेदार क्वेश्चन। अमेरिका को अमेरिका की भाषा में, अमेरिका में साथियों जानते हैं आप सभी लोग, हमारे यहां साथियों जीएसटी बोलते हैं, अमेरिका वाले टैरिफ बोल देते हैं। ये जो टैरिफ है ये एक प्रकार का साथियों कर है। ये किस पर लगता है? तो जो विदेशी आयात किया जाता है, अर्थात जो विदेशी सामान होता है उस पर साथियों लगाया जाता है। अमेरिका में जाने से पहले उस पर विदेशी सामान पर टैक्स लगता है, इसे हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। ये क्या कह दिया जाता है? आम बोलचाल की भाषा में इसको हम सभी लोग साथियों टैरिफ के नाम से जानते हैं। जब साथियों अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा करी थी, उसी समय चीन पर भी 30% की घोषणा कर दी। चीन ने उल्टा डांट दिया, कहा मैं भी लगाऊंगा टैरिफ, तुम्हारी दम हो तो रोक लो। तो इस तरीके से अमेरिका ने साथियों ध्यान रखना चाइना के ऊपर लगाया और चाइना ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया। मतलब दोनों ने लगाया है, ध्यान रखना, दोनों ने एक दूसरे पे लगाया, एक दूसरे पर, ये आप ध्यान रखना। तो अमेरिका पर भी लगा दिया। अब यही हाल भारत का भी था। भारत ने अमेरिका से कह दिया कोई बात नहीं, तुम हमारे सूती कपड़ों पर लगाओगे टैरिफ, क्योंकि हमारा कपड़ा अमेरिका में खूब बिकता है। साथियों ये बात आप नोट डालकर लिख लीजिएगा कि भारतीय कपड़े के लिए ध्यान रखना अमेरिका डरता है। ध्यान रखना भारतीय कपड़ा जो है ये अमेरिका के बाजार में, उसके बाजार को, यूएसए के बाजार को प्रभावित करता है। यूएसए के बाजार में क्या है भैया, छाया हुआ है, छाया हुआ, मतलब उन लोगों को हमारा कपड़ा बहुत पसंद आता है। तो अब अमेरिका जो है ये अपने लोकल मार्केट को डेवलप करने के लिए भारतीय जो कपड़ा है उस पर टैरिफ और कोटा लगाने की कोशिश करता है कि कोटा लगा देंगे, कितना ही परमिट है, ध्यान रखना, कोटा परमिट लगा देंगे, टैरिफ ज्यादा लगा देंगे तो भारत का सामान वहां पर कम बिकेगा, लोग इतना महंगा खरीदेंगे नहीं। तो ये सब दुनिया भर की हरकतें, जो छल कपट वाली राजनीति होती ना, वो अमेरिका खूब लगाता है। भारत ने भी कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं लोगे, दुनिया तो लेगी। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा नुकसान हो। भारत ने अरब जगत की ओर, रशिया की ओर दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर भारत के कई नई खरीदार भी मिल गए। तो भारत भी साथियों ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिलहाल अभी 25% भारत पर भी लगा हुआ है। तो आप याद रखना 25% भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, यह आप ध्यान रखना, जो कि पहले बहुत कम था, 9% के करीब पहले भी लगता था, ये मान लो 16% बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, अमेरिका भी तो अपना भविष्य ध्यान से देख ले कि मिलेगा क्या उसको। हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्योहार जो है वो मनाया जाता है? वैसे हमारे यहाँ आषाढ़ी मतलब आप सभी लोग जानते हैं आम के सीजन के समय मनाते हैं। आषाढ़ के महीने में आप जानते हैं यहां पर साथियों क्या होता है, आम इत्यादि की फसल जो है वो बहुत फेमस है। आपसे पूछेगा बताइए आषाढ़ी बीज त्योहार इनमें से कहां पर मनाते हैं? तो ये साथियों ध्यान रखना गुजरात राज्य में मनाते हैं। साथियों गुजरात राज्य में आपसे पूछेगा बताइए इस त्योहार के पीछे का साथियों एक तरीके से है क्या इतिहास? तो आषाढ़ के साथियों ध्यान रखना महीने में जो शुक्ल पक्ष होता है उसी में इसको हम मनाते हैं, शुक्ल पक्ष में, जब साथियों एक तरीके से रात बहुत उजाले वाली होती है। यह आप सभी लोग याद रखना। इसके तहत साथियों ध्यान रखना एक तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने आराध्य देव को साथियों एक तरीके से याद करते हुए, एक तरीके से क्या करते हैं, आराध्य देव जो भी है जैसे शिव, नंदी या साथियों विष्णु या दुर्गा माता, उसको आराध्य देव को याद करते हुए साथियों बहुत सारे पकवान और वो सारी चीजें जो है वो गरीब इत्यादि लोगों में बांट देते हैं। तो आप सभी लोग याद रखना। बिहार में तुम जानते हो छठ पूजा जो है वो एक तरीके से की जाती है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप जानते हैं गुड़ी पड़वा, राजस्थान में साथियों आप जानते हैं जैसे आप जानते हैं यहाँ पर सांभर महोत्सव मनाया जाता है, जयपुरी महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, ये सब यहाँ पे मनाए जाते हैं। आगे हम चलेंगे 29 नंबर, राज्य में मंत्रिपरिषद परिषद किसके सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? अब केंद्र में तुम पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जब हम केंद्र में बात करते हैं तो जो हमारी मोदी सरकार है उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र की मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ध्यान रखना हमेशा आप लगाएंगे लोकसभा जो होती है उसके प्रति साथियों एक तरीके से जिम्मेदार होती है। लोकसभा का मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 80। इसी तरीके से राज्य में साथियों हमेशा याद रखना ये राज्य के प्रति जो विधानसभा है उसके प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्री जो है वो वैसे भी आप जानते हैं निम्न सदन के होते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो साथियों लोकसभा का नेता कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, भले वो चुनकर राज्यसभा से आता हो, लोकसभा का नेता ध्यान रखना होता है, ये आप जानते हैं। इसी तरीके से हमारा जो मुख्यमंत्री है, सीएम जो है वो राज्य विधानसभा का नेता होता है। ध्यान रखना इस बात को, ये विधानसभा से चुनता है, ध्यान रखना विधानसभा का नेता होता है, ये आप ध्यान रखना। हो सकता है विधान परिषद से चुनकर आ जाए, 6 महीने के अंदर शपथ ले ले,
ध्यान रखना, लेकिन उसे कहा यही जाएगा, पहचान उसकी यही होगी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार इनमें से किसे दिया गया है? आप सभी लोगों ने सुना होगा, हमने अपने देश में अमेरिका से बहुत कुछ लिया है। ध्यान से सुनना, अमेरिका से क्या क्या लिया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया है। यह सवाल तभी समझ में आएगा जब आप हमारे तरीके से इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। उपराष्ट्रपति का साथियों पद लिया है हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। बताइए न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है? पुनरावलोकन, अगर कोई गलती हो जाए तो हम फिर से एक बार जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता, ये समझ लीजिए हमारे भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है और ये सर्वोच्चता हमने अमेरिका से ली है। बस इसी पॉइंट से हमारा क्वेश्चन निकल आया, भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है। न्यायिक सर्वोच्चता है अर्थात न्यायपालिका सर्वोच्च है। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो न्यायपालिका से दंड मिलेगा। ये आप सभी लोग याद रखना। ये हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका से और क्या लिया है सर? मूल अधिकार लिए हैं। बताइए कहां से लिए? अमेरिका से ही लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी अमेरिका से लिया है। अमेरिका से हमने संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में आप सभी लोगों ने सुना होगा, हम भारत के लोग ये लाइन ली है। बताइए हम भारत के लोग ये लाइन कहां से ली है? यहीं से ली है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा हमने कहां से ली है? सर ये तो लोकसभा राज्यसभा ये सब हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली गई है, मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजों के देश से। राष्ट्रपति का पद जो है ये गणतंत्र प्रणाली का हिस्सा है और ये हमने इनडायरेक्टली फ्रांस से लिया है। इसीलिए हमने देखो राष्ट्रपति फ्रांस नहीं लिखा, हमने फ्रांस गणतंत्र शासन प्रणाली। संसद की जो व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ली है, तो तुरंत आप बताएंगे ब्रिटेन से। और संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। 31 नंबर बताइए, 2024 तक सूक्ष्म लघु और मध्यम, जिसको माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, इसके कैबिनेट मंत्री इनमें से कौन थे? इसको MEMS बोलते हैं, ध्यान रखना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका मंत्री इनमें से कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये आप जानते हैं पहले तेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ये इनका पद जो है वो बदल गया। मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल काफी फेमस मंत्री हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ कृषि विभाग के साथियों मंत्री जो हैं वो कौन है? तो उनका भी नाम आपने सुना होगा। सर कौन है? सर आप जानते हैं हमारे मामा जी। कृषि मंत्री कौन है? तो सर तुरंत कहेंगे सर उस समय मध्य प्रदेश राज्य में सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी जो है, इनका नाम याद रखना भैया, याद रखना शिवराज सिंह चौहान। बताइए हमारे यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। गृह विदेश रक्षा ये सब आपको पता है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास, रक्षा राजनाथ सिंह के पास, और हमारा साथियों जो विदेश मंत्रालय है वो एस जयशंकर के पास। डैश डैश में बताइए ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर स्थानांतरित होती है। ये तो बहुत सरल सा सवाल था। आप जानते हैं ऊष्मा गतिकी के 3 नियम होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मान लो कोई क्षण है, उसका एक हिस्सा क्या कर दिया गया है? गर्म कर दिया गया। अच्छा इसका पीछे का उत्तर लगा लिया था जीताराम मांझी, बिल्कुल। अब आप देखिए एक हिस्सा गर्म कर दिया गया और दूसरा हिस्सा इसका क्या है? बिल्कुल एक तरीके से अभी गर्म नहीं किया गया। आग में इस हिस्से को डाल दीजिए आप, आग जो है वो धीरे धीरे यहां तक फैलती चली जाएगी। ये साथियों ऊष्मा गतिकी का नियम कहा जाता है कि ऊष्मा गतिकी का नियम, ऊष्मा ऐसे में एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर स्थानांतरित होती है। जैसे कोई गर्म पदार्थ है तो वो धीरे धीरे उस क्षण को पूरा जहां पे ठंडा है वहां भी गर्म कर देगा। कभी ऐसा उपयोग करके देखिए आप। अच्छा मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारा भगोना है, ये क्या है? भगोना है। हमने गैस पर इसको चढ़ाया, आग जो है नीचे से जल रही है, आंच नीचे से लग रही है, लेकिन ऊपर की ये जो होती है जिसको कहते हैं ना इसकी बाउंड्री, वो गर्म हो जाती है और पकड़ते ही तुम जल जाते हो। उसके पीछे का रीजन यही है जो तुम्हें हमने सिखाया। इसी तरीके से पानी की केतली, पानी की बोतल, हम पानी भरते अंदर लेकिन गर्म ऊपर हो जाता है, सिर्फ एक ही वजह ऊष्मागतिकी। ध्यान रखना, घर्षण से कोई चीज रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, वो अलग है। कह रहा बताइए किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी क्या होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम किसी पुल पर जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो और तुमने क्या कर दिया? एक तरीके से ऐसे कदम ताल कर दी। ये साथियों क्या होता है? तो ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से कहीं पर गिरना, ये सब ऋजुरेखी गति कही जाती हैं, जिनको हम सभी लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसमें साथियों होता क्या है? इसमें अक्सर पुल चिटकने की संभावना भी रहती है। कोई चीज अचानक से अगर फर्श पे गिरती है, तुमने देखा जैसे मान लो इसको हम ऐसे खट्टे से गिरा दे, टाइल्स टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? उसकी वजह बस यही है कि ऋजुरेखी होती है। ध्यान रखना। अगला सवाल, दोलन गति घूमती रहती है। जैसे एक रस्सी को बांधो ऐसे,
है ना, ऐसे रस्सी को, और इस पेन को बांध दो एक छोर से, घुमा दो इसको, तो ये दोलन करती रहती। जैसे घड़ी की सुइयां हैं वो पेंडुलम में ऐसे दोलन करती रहती ना। आवर्त गति वो वाली है जो रस्सी की छड़ बांधते हो, तो रस्सी वाली आवर्त गति होती है। दोलन गति घड़ी में पेंडुलम जो लगा होता है वो साथियों होता है। घूर्णन गति जो घूमती रहती है कोई चीज। आगे चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? क्यूलेक्स एनाफ्लीज। एनाफ्लीज तो तुम जानते हो भैया, इसमें अगर मादा लगा लोगे तो भैया मलेरिया हो जाएगा। मादा एनाफ्लीज ये वही रोग है जो मलेरिया को एक तरीके से जन्म देता है, तो मलेरिया कर देता है सर, हमको पता है। इसके बाद एडीज मच्छर जो है ये तुमको याद होगा डेंगू कर देता है, और इसमें साथियों ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि मनुष्य की जो सेल्स होती है उनको ब्लॉक कर देता है, धीरे धीरे रक्त की कमी हो जाती है। लेकिन जो हमारा लुमिलस हो ये एक प्रकार का मच्छर नहीं है। तो सर ये लुमिलस होता क्या है? तो सर लुमिलस जो है ये एक प्रकार का साथियों क्रैप प्रजाति है, ध्यान रखना। तो ये क्रैप प्रजाति है, क्रैप प्रजाति। और इससे साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोग याद रखना, कुछ वायरस जनित बीमारियां जो है वो एक तरीके से होती हैं। तो वायरस जनित जो बीमारियां हैं वो साथियों एक तरीके से होती हैं, तो बीमारी जो है वो हो जाती है। तो ये आप सभी लोग याद रखना। तो ये कैप प्रजाति है, ध्यान रखना। कैप प्रजाति का मतलब ये एक नई प्रजाति जिसमें आप गंदगी से जिसको कहते हैं फैलती है। क्लियर है? आगे चलिए, कह रहा बेसिल कैलमेट ग्यूरिन, जिसको हम सभी लोग बीसीजी का टीका कहते हैं। सर ये एक ट्रिपल इंजेक्शन है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये क्या है? बीसीजी का एक टीका है जो जन्म लेते हुए बच्चे को भी लगाया जाता है। ये एक ट्रिपल इंजेक्शन भी आप बोल सकते हो। बीसीजी जो है ये क्या है सर? ये एक ट्रिपल इंजेक्शन है, ध्यान रखना, ट्रिपल इंजेक्शन है, ट्रिपल इंजेक्शन। इसके तहत बताइए कौन कौन सी बीमारियों का फायदा होता है? तो इसमें साथियों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, टीबी दिया हुआ है, तो टीबी ट्यूबुलस जो हमारी क्या होती है सर? हम सभी लोगों को पता है टीबी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, पता है ना? तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सर प्लेग जो है ये चूहों से होता है, इसको तो हटा ही दो। कंठमाला रोग, गला सूख जाता है, आप जानते हैं घेंगा नमक की कमी से होता है, ध्यान रखना, तो नमक की कमी से हो जाता है। टाइफाइड अभी आपको पढ़ाया था, दूषित जल से होता है। दूषित जो जल आप पीते हैं उससे टाइफाइड हो जाता है, दूषित जल से। या साथियों आपने पढ़ा होगा भोजन इत्यादि जो दूषित कर लेता है उसके साथ भी यही होता है। याद रखना बीसीजी का टीका सभी लोगों को याद रखना है, 3 प्रकार का एक तरीके से टीका है। यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये हमारा अंतिम प्रयास बैच रामबाण साबित होने वाला है। मात्र आप सभी लोगों को 99 रुपए में फ्लो चार्ट वाली सारी किताबें एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराई जा रही हैं। कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की लाइव क्लासेस, रोजाना 6-7 घंटे की क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप सभी लोगों को डाउट ग्रुप और टीम जो आपको मिल रही है वो 1 नंबर की सॉलिड टीम मिल रही है। तो सभी लोग हमारे बैच से जुड़िएगा, सिर्फ 99 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। गजब की टीम, गजब का कंटेंट, गजब की साथियों क्लासेस, धुआं काट दो, लग जाओ सभी लोग, कहीं ना कहीं लग जाओगे। 36 नंबर सवाल बताइए, मार्च 2024 में 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने भारत सरकार के इनमें से किस विभाग में कार्यभार को संभाला है? आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानेश कुमार अभी बहुत चर्चित रहे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? बस इतना बता दीजिए। और उस विभाग की स्थापना 1950 में की गई थी। सर 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। हमें याद आ गया सर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो एक तरीके से मनाते हैं, मतदाता दिवस जो है वो मनाते हैं। सर हमें याद आ गया 1950 में निर्वाचन आयोग जो है वो बनाया गया था। ओफो, निर्वाचन आयोग के इसका मतलब गुरुजी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, ज्ञानेश कुमार हमारे भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन जो है उसके चीफ बनाए गए हैं, अर्थात अध्यक्ष बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग जो भारत सरकार का है इसको आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 324 में। सीएजी जो कैग है इसको भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 में रखा गया है। और इसे साथियों याद रखना, ऑडिट करना होता है, रिपोर्ट बनानी होती है, इसकी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करना होता है। आरबीआई आप जानते हैं 1935 में स्थापित किया गया था। संजय जी हमारे इसके वर्तमान में चीफ है, संजय मल्होत्रा जी। संघ लोक सेवा आयोग जो है ये आर्टिकल साथियों आप जानते हैं 315 में मिलता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। आर्टिकल 315 का जो क्लॉज 2 है उसमें राज्य सेवाएं भी दी गई हैं। अगले हम सवाल पे चलेंगे। बताइए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा इनमें से किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित है? सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था सोवियत रूस से साथियों याद रखना।
इसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज को पाते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के ए में आपको मिलेंगे और ये भाग साथियों ध्यान रखना 4 के का में आपको दिखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है ये साथियों हमारे लिए कोई अपराध नहीं, अगर इनका आप उल्लंघन मतलब अगर आप इन्हें नहीं मानते हैं, ध्यान रखना नहीं मानते हैं तो ये अपराध नहीं है, अपराध नहीं। बस इनके लिए साथियों आप ये ना करें किसी दूसरे को मानने से रोके। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सी बात कही कि मैं तिरंगा लहराया जाएगा तो मैं नहीं लहराऊंगा, राष्ट्रगान बजेगा तो ये हमारा आत्मसम्मान है कि हम उसका सम्मान करें, हम खड़े हो जाए, और नहीं इच्छा है पता लगे नहीं खड़े हुए तो ये क्या अपराध है? नहीं, इसके लिए कोई सजा नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं है, लेकिन किसी को रोकना नहीं, अगर रोक दिया तो ये सजा है, तो किसी को आप रोकना नहीं, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी लोगों को पता है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने कहां से ली? अमेरिका से। आप उपराष्ट्रपति के पद, अभी पीछे हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, तो अगर आपको याद हो तो एक बार कमेंट में करना। अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायिक सर्वोच्चता, इसके साथ साथ में हमने मौलिक अधिकार, प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाली लाइन, ये सब यहीं से तो लिए हैं। यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता हमने ली है। बताइए एक नागरिकता भारत की होगी, एकल नागरिकता हमने कहां से ली? यहीं से ली। बताइए हमारे यहां संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय जो प्रणाली है कहां से ली है? तो संसदीय व्यवस्था जो है यहीं से ली है। हमने साथियों ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली है, प्रधानमंत्री इत्यादि। विधि के समक्ष समान की बात की गई है, तो विधि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जापान से हमने कुछ हद तक लिया है। आगे चलिए 38 नंबर, 8 जुलाई 2024 को मोदी जी ने किस देश के साथ हाई प्रोफाइल यात्रा शुरू की है, या किस देश की हाई प्रोफाइल यात्रा शुरू की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से अब अच्छे संबंध तो है नहीं, तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि मोदी जी जो है अमेरिका जल्दी में नहीं जाएंगे। अमेरिका लगातार साथियों टैरिफ लगा रहा है, तो टैरिफ के कारण मोदी जी भी नाराज है, और अमेरिका साथियों ध्यान रखना भारत को एक तरीके से उतना भाव दे भी नहीं रहा। तो भारत ने साथियों अमेरिका के विरुद्ध, भारत ने रूस की यात्रा जो है ये 2024 में करी है। रूस साथियों वो देश था जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो अमेरिका भारत के विरुद्ध अपना बेड़ा उतार चुका था। बेड़ा का मतलब युद्ध का सामान उतार चुका था। तो रसिया ने कहा था अगर भारत ने बुलाया तो हम 7 पहाड़ी चीर करके आएंगे, और इसी समय भारत ने रसिया से रक्षा समझौता कर लिया था। तो भारत ने रूस से क्या कर लिया था? रूस से 20 वर्षीय, कितने वर्ष के लिए रक्षा संधि? तो 20 वर्ष रक्षा संधि कर ली। अगर 20 साल तक रशिया ने कहा था अगर भारत पर कोई हमला हुआ तो ये समझ लेना ये मेरे ऊपर हमला माना जाएगा और अमेरिका वालों तुम्हारी खैर नहीं, ऐसा कहकर भारत का साथ रशिया ने उस समय भी दिया था। 39 नंबर, बताइए उगादी पर्व मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य में हिंदू पंचांग के चैत महीने के पहले दिन मनाया जाता है? देखो चैत महीने में आप जानते हैं सर फसल कट जाती है, हमको पता है गेहूं की फसल जो है वो एक तरीके से कट जाती है, फसल जो है वो कट जाती है। अब ऐसे में साथियों उगादी पर्व जो है भगवान सूर्य देव को और जो आराध्य देव हैं उनको जल इत्यादि देकर के शुरू किया जाता है। भारत के किस राज्य में? तो सर कर्नाटक राज्य में। अब यहां पर कुछ उगादी पर्व को लेकर के विशेषताएं हैं, तो विशेष क्या है तो ये आप सभी लोग याद रखना कि ये कर्नाटक का साथियों एक तरीके से प्रसिद्ध त्योहार है, और इसे साथियों हिंदू जो हमारा एक तरीके से कैलेंडर होता है उसमें साथियों चंद पंचांग, आप सभी लोग याद रखना चंद पंचांग जो है वो इसी दिन से प्रारंभ माना जाता है। तो कहा जाता है बताइए चंद पंचांग का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसी समय से हुआ था। ताकि असम में जाओगे आप तो आप जानते हैं बिहू उत्सव कहां पर मनता है? सर बिहू उत्सव जो है वो एक तरीके से यहीं पर होता है। बताइए नागेश्वर साथियों ध्यान रखना उत्सव कहां पर किया जाता है? तो आप याद रखना, वैसे आप जानते हैं सर हमारा बद्री धाम कहां पर है? यहीं पर है, आप सभी लोग जानते हैं। उड़ीसा में आप जाओगे तो यहां पर रथ यात्रा निकाली जाती है। सर याद आ गया, बताइए रथ यात्रा, केवल रथ यात्रा की बात कर रहा है, और कहीं रथ यात्रा उत्सव पूछेगा तो याद रखना वो बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में है। क्लियर? आगे चलिए 40 नंबर, बताइए नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? ध्यान रखना नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में, नवरात्रि आप जानते हैं उसके बाद में दुर्गा पूजा, फिर साथियों दशहरा, दुनिया भर की सारी चीजें जो है वो आप सभी लोगों को पता है होनी शुरू हो जाती है। जब दुर्गा पूजा हो जाती है, ध्यान से सुनना सभी लोग, दुर्गा पूजा हो जाती है, नवरात्रि हो जाती है जो हम कहते हैं, उसी के बाद में आप जानते हैं दशमी आ जाती है। दशमी, नवरात्रि साथियों 9 दिन की होती है, और दशमी को हम दशहरा मना लेते हैं, रावण को जला देते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है।
तो तुरंत ही आप याद रखना रावण को जला जाता है। बताया जाता है रावण को जब जलाया गया तो भगवान राम ने लंका पर साथियों विजय प्राप्त कर ली थी, तो लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और बुराई को जला दिया जाता है। साथियों ध्यान रखना। बाकी होली का त्योहार आप जानते हैं, होलिका के दहन के साथ साथियों एक तरीके से होता है। क्रिसमस त्योहार ये तो आप 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। बताइए मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य में मनाया गया? मोहिनी अट्टम का विकास जो है भगवान कृष्ण से माना जाता है। कृष्ण क्या मतलब? विष्णु से। कहा जाता है जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जो भी चीज निकल रही थी वो देव और दानों में अर्थात असुरों में क्या की जा रही थी? बराबर बांटी जा रही थी। देवताओं ने सोचा अमृत निकल आया है और अगर अमृत को असुरों को मिल गया तो असुर तो पी जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और देवताओं पर अभी वो जितना अत्याचार करते हैं उससे 4 गुना करेंगे। तो सारे देवताओं ने मिलकर विष्णु की आराधना की। विष्णु भगवान ने एक रूप धारण किया जिसको मोहिनी रूप कहते हैं, और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को साथियों एक तरीके से अमृत पिलाया। जो असुर थे उनको खाली सादा जल पिला रहे थे। तो ये भगवान साथियों कृष्ण से जुड़ा हुआ केरल राज्य में किया जाने वाला मोहिनी अट्टम बहुत फेमस है। केरल में ही साथियों ध्यान रखना कथकली किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बताइए कथकली नृत्य किस राज्य में है? तो केरल में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, जो कि भरतनाट्यम याद रखना सबसे पुराना नृत्य कहा जाता है। तो ये ओल्डेस्ट है, ध्यान रखना। एक होता है ओल्ड, ये ओल्डेस्ट है। मणिपुर में मणिपुरी, कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। देखो मणिपुर में याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि मणिपुर लिखा ही है और बड़ी की मात्रा मणिपुरी कर देना, खेल खत्म हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है बताइए अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? साथियों हमारे यहां भारत में कई सारे लोग थे, जैसे सितार को जब तुम पढ़ते हो, इसके बाद जब तुम तबला को पढ़ते हो, आपने पढ़ा है सर ये दोनों यंत्र जो है ये अमीर खुसरो ने क्या किया है सर? जन्म दिया है। किसने? तो अमीर खुसरो जो है वो इनके एक तरीके से फादर है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। साथियों इसके बाद आगे हम चलेंगे तो जो सरोद यंत्र है साथियों ध्यान रखना, ये एक प्रकार सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे भारत में साथियों अमजद अली खान जो है वो साथियों एक तरीके से बजाया करते थे। तो अमजद का नाम याद रखना सर, अमजद का याद रखेंगे। अमजद इसमें साथियों एक तरीके से बजाते थे। ये एक परंपरागत वाद्य यंत्र है, यानी कोई वैसा नहीं है कि आप इसको एक तरीके से अलग ले जाएं। तो ये परंपरागत साथियों एक तरीके से यंत्र है, मतलब परंपरागत साथियों एक तरीके से वाद्य यंत्र है, ये आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद साथियों हरिप्रिया कौन सा बजाते थे? तो हरिप्रिया जो है वो साथियों याद रखना इसी को बजाते थे। अब एक सवाल और आता है, बताइए हरिप्रसाद चौरसिया कौन बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो क्या बजाते थे? चौरसिया जो है वो क्या बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने में नंबर 1 थे, ध्यान रखना, बांसुरी बजाने में। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों एक और आता है, सभी लोगों को याद होगा, शहनाई वादक, जिनके कारण इनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है, बहुत फेमस है बिस्मिल्लाह, ध्यान रखना बिस्मिल्लाह खान। शहनाई वादक है, ध्यान रखना बिस्मिल्लाह खान। बाकी तबला को जाकिर हुसैन भी बजाते हैं, इससे मतलब कई सारे लोग जो है वो एक तरीके से जुड़े हैं। कह रहा है बताइए पाक स्टेट इनमें से किसके बीच में है? पाक स्टेट है, पाक राज्य है। ये हमारे भारत में 1947 के बीच में रॉबर्ट पाक नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने श्रीलंका और भारत के बीच में मद्रास का गवर्नर था, ध्यान रखना, मद्रास का एक गवर्नर जिसका नाम था रॉबर्ट पाक, ध्यान रखना क्या नाम था? तो सर रॉबर्ट पाक नाम का था। इसने आप सभी लोगों को याद रखना है, इसने साथियों ध्यान रखना रॉबर्ट पाक जो है इसने श्रीलंका और भारत के बीच की जो एक तरीके से ये डिस्टेंस थी, जिसको हम सभी लोग क्या बोलते हैं साथियों ध्यान रखना, पाक स्टेट बोलते हैं, ये आप सभी लोग याद रखना, ये भारत में कहां पर मिलेगी? तो ये आपको याद रखना है, लक्षद्वीप मालदीव तो होगा नहीं, अंडमान निकोबार भी नहीं होगा, कच्छ का रण भी नहीं होगा, हटा दो। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जो है ये इससे जुड़ती है। अब देखो ये कैसे लगाएंगे, ये वाला हिस्सा जो है ये जितना भी ऐसे लंबा है ये बंगाल की खाड़ी है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये मन्नार की खाड़ी वाला है। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और इन राज्यों के बीच में है। खत्म कर लो, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए चोल राजवंश उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? अब जरा देखो, हम भारत में चोल राजवंश को जब भी पढ़े तो दिमाग में ये रखें कुछ चीजें, जैसे कि बताइए पूरे भारत में नौसेना किसकी सबसे अच्छी थी? इनकी थी नौसेना। ग्राम स्वशासन अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में शासन को लेकर सबसे आगे कौन निकल गया? साथियों इसके बाद आगे चलेंगे तो बताइए महिला स्वतंत्रता या महिलाओं के सम्मान को लेकर सबसे आगे तो ये आपको मिलेंगे
सबसे पहले राजराज जो है वो महान राजा निकला, फिर राजेंद्र निकला। तो राजराज जो प्रथम था उसी को हम सबसे पहले लगाएंगे। विजयालय जो है वो साथियों इस चोल वंश का संस्थापक था। इतना ताकतवर ये था नहीं, छोटा सा राज्य था। राजराज प्रथम जो है उसने साथियों याद रखना सबसे पहले, मतलब ये पहला व्यक्ति था जो इस वंश का महान शासक था। इसी राजराज की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। या आप सभी लोग याद रखना राजधानी क्या थी, तो दोस्त ध्यान रखना तंजौर राजधानी थी। और इसने यहीं पर साथियों ध्यान रखना, याद रखना क्या, तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। सर बृहदेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया है, तो इसी ने बनवाया है। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये साथियों ऐसा मंदिर है जिसका नंदी भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे लंबा है या बड़ा है। याद रखना है इसका नंदी जो है वो विश्वविख्यात है, बस इतना दिमाग में रखना। राजेंद्र चोल जो है ये सबसे महान शासक है। तो सबसे महान चोल वंश में कौन रहा, सबसे महान चोल राजा जो है वो इसी को कहा गया है। इसने भारत ही नहीं श्रीलंका पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, आक्रमण कर दिया था श्रीलंका पर। उत्तर भारत में गया, बंगाल से साथियों गंगा नदी का जल ले आया और इसीलिए इसको कहते हैं गंगई कोंड चोलदेव। तो राजेंद्र जो चोल है इसको एक नाम दिया गया है गंगई कोंड चोलदेव। ध्यान रखना गंगई कोंड चोलदेव, क्योंकि गंगा नदी का साथियों जल ले आया, ये इसकी उपाधि है। तो बताइए वो कौन सा चोल वंश का राजा था जो सबसे महान था और गंगा नदी का जल लेकर आया, तो यही राजेंद्र था। राजराज जो है ये पहला महान शासक था, ध्यान रखना महान शासक, सबसे महान नहीं था, तो पहला महान शासक यही था। राजधानी तंजौर, वहां पर इसी राजराज ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है। अगला सवाल, और इसी राजराज का बेटा है राजेंद्र, मतलब पिताजी तो थे ही महान, याद रखना बेटा भी महान। ये जो तुम गड़ी चीजें निकाल रहे हो ना, एक दिन ध्यान रखना तुम्हारे काम आएंगी, और ऐसा काम आएंगी ना कि तुम याद करोगे हमें कि वाह गुरुजी क्या पढ़ाया था, वाह गुरुजी क्या जीके जीएस खर्च करी थी तुमने हमारे ऊपर, ऐसे लुटाया था तुमने हमारे ऊपर जीके जीएस की, आज उसका प्रभाव हमें दिख रहा है। भले ही हम गोरे ना हुए हो, क्रीम व्रीम लगा करके काले ही रह गए हो, लेकिन अंदर से हमारे जीके जीएस एकदम गोरी गोरी से निकली है। जरा सा काम कह दो, इतना सा तुमसे, इतना सा कह दो ना तो तुम शर्मा जाते हो, अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी तो हमारे पास ये है, छोटे मोटे मुन्ने हैं उनको खिलाना है, कपड़े बदलने हैं, ये करना है वो करना है, तुम्हें चाट बनानी है, तुम्हें बतासे खिलाने हैं। हे प्रभु कहां हो दीनानाथ हैं? लाइक और शेयर का बटन नहीं रुकना चाहिए तुम्हारे लिए, समझ में आया? चलो आ जाओ जल्दी से मैदान में, आगे चलते हैं। बताइए सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? प्यारे विद्यार्थियों मुझे पता है 1 घंटे से ज्यादा, लगभग 1 घंटे 20 मिनट हो गए, तुम सभी लोग मेहनत कर रहे हो, और इस मेहनत में मैं तुम्हारे जो भी सपोर्ट कर सकता हूं दिल से कर रहा हूं। आज विवेक सर बिजी थे, लेकिन मैंने फिर भी साथियों आपको अकेले नहीं छोड़ा। मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम से पहले जीके जीएस में तुम्हें कोई कमी ना हो, मैं पूरी अपनी ताकत झोंक दूंगा, तुम बस लगा लेना अपना दिल। कह रहा है बताइए सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? सिंध पर अरब सेना का सेनापति 712 ईस्वी में आप सभी लोग जानते हैं सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। सिंध पर विजय बताइए किसने प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त की थी। कहीं दे रहा है कासिम दिया तो है सर, कासिम ने दिया था। ये जो कासिम है ये मात्र अभी 17 वर्ष का लड़का है। इसकी उम्र कितनी है सर? 17 वर्ष है। आपको मैं बताऊं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आए। सिंध पर अरब ने विजय प्राप्त की थी, बताइए जब सिंध पर अरब ने विजय प्राप्त की थी तो सिंध का शासक कौन था? सिंध का राजा जो है वो साथियों दाहिर था। ध्यान रखना दाहिर जो है इसका वंश पूछा जाता है तो चच वंश था। ध्यान रखना चच वंश। और इसी चच वंश पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है साथियों चचनामा। कुछ लोग कहते हैं इसका लेखक जो है वो अज्ञात है। ध्यान रखना कुछ लोग कहते हैं इसका लेखक जो है वो अज्ञात है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका लेखक जो है वो एक तरीके से खान केसी है। बहुत सारे लोग इसको बताते हैं, बहुत सारे अन्य भी लेखक बताते हैं, लेकिन ज्यादातर का ये मानना है कि इसका लेखक जो है वो अज्ञात है। साथियों ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी इसकी क्या थी। एक्चुअल में अरब जगत जो है, जो इस्लाम के प्रभाव में है, उस अरब जगत का जो खलीफा था इसका नाम था साथियों इस समय वाहिद। खलीफा वाहिद के परिवारी जन जम्मू कश्मीर की यात्रा में आए थे और इसके बाद इसी क्षेत्र में जो दाहिर का क्षेत्र था सिंध का, वहां पर उससे लूटपाट हो गई थी। तो इस वाहिद ने आदेश दिया इराक के गवर्नर हज्जाज को। इराक का गवर्नर जो था वो कौन था? हज्जाज। इसको आदेश दिया जाओ भारत को लूट लाओ। तो हज्जाज साथियों ध्यान रखना स्वयं नहीं जाता है, इसने अपने मात्र 17 वर्ष के दामाद को भेजा। अपने दामाद जिसका नाम मीर कासिम था, साथियों मोहम्मद बिन कासिम,
इस कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, जिहाद से भरी सेनाएं दाहिर के ऊपर टूट पड़ती हैं। दाहिर इतना नालायक था कि इसी के राज्य के लोगों ने कासिम का साथ दिया, यहां तक इसका बेटा भी इसके साथ नहीं था युद्ध में, और ये युद्ध को हार जाता है। तो ये हज्जाज जो है ये इराक का गवर्नर था, हटा देना। अलाउद्दीन खिलजी को मत याद करना, ये दूसरा सिकंदर कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक है, ध्यान रखना। तो गुलाम वंश जो है उसकी नींव किसने रखी है? इसी ने रखी है। हालांकि नींव तो इसने कुतुब मीनार की भी रखी थी गुरुजी। अगला सवाल बताइए, हाल ही में कहां पर ऐतिहासिक बोनाली उत्सव जो है वो शुरू किया गया है? ये जो बोनालू उत्सव है, पहले यहां पे पढ़ो तुम सभी लोग। लिखा क्या है सर? हमको याद आ गया, बोनालू। ध्यान से देखो जरा, इसमें कुछ दिख रहा है सर? दिखा, क्या दिखा? एक आलू जैसा दिख रहा है सर। हमको क्या मिल गया? आलू जैसा मिल गया। जब भी तुमको बोनालू उत्सव मिले तो बस दिमाग में ये रखना कि आलू और चावल की सब्जी गुरुजी हमको बड़ी पसंद आती है। तो वेस्ट बंगाल में तुम याद रखना, चावल यानी धान सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, सर्वाधिक। तो बोनालू उत्सव जो है ये चावल उत्पादन में अर्थात कृषि में हुई वृद्धि के कारण पूरे भारत में साथियों फेमस है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चावल उत्पादन में साथियों बोनालू उत्सव जो है वो फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ तेलंगाना दिया हुआ है। जब भी तेलंगाना राज्य दे, मैं माफी चाहूंगा, तो फिर तमिलनाडु मत लगाना। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी एक बार पूछा जा चुका है। एसएससी जो सीजीएल एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया था, बताइए बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? तो उन राज्यों में बोनालू मनाते हैं जहां पर साथियों ध्यान रखना चावल या धान की फसल अच्छी होती है। तो धान या चावल जो है उनकी फसल जो अच्छी होती है उसी के लिए इसको मनाते हैं। साथियों ध्यान रखना, जो बोनालू उत्सव है ये पश्चिम बंगाल में भी मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, आपको शायद याद होगा, पढ़ा होगा आपने, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को ही बोलते हैं। कुछ जगहों पे छत्तीसगढ़ को भी लिखा मिलेगा, लेकिन चावल का मुख्य रूप से कटोरा आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, क्योंकि चावल उत्पादन में बहुत आगे था। लेकिन अब आंध्र प्रदेश दो भागों में बट गया, तेलंगाना बन गया है। ये जो तेलंगाना है ये 2 जून को साथियों ध्यान रखना 2014 में साथियों आंध्र प्रदेश से यानी चावल के कटोरे से अलग हो गया। तो आंध्र प्रदेश से साथियों अलग हो गया है, ध्यान रखना आंध्र प्रदेश से अलग। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि तेलंगाना बोनालू उत्सव याद रखना। तो अब तो और आराम हो गया सर, लंगना लान तनालू बोनालू, तेलंगाना बोनालू, तेलंगाना बोनालू 3-4 बार करोगे याद आ जाएगा। बाकी पश्चिम बंगाल में तुम जानते हो एक रथ उत्सव मनाया जाता है, साथ में पश्चिम बंगाल में आपने पढ़ा था अभी दुर्गा पूजा मनाई जाती है। ये सब यहाँ के कुछ फेमस उत्सव है। साथ में तुमने गंगा मेला पढ़ा था, जो कहां पर होता है साथियों? बंगाल में ही होता है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? जरा एक बात बताओ, हमारे यहाँ एक मनरेगा आता है सर, सवाल पूछा जाता है, बताइए मनरेगा जो है वो इनमें से किस आर्टिकल से प्रेरित है? सर मनरेगा जो है वो किससे प्रेरित है? मनरेगा जो है इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो गुरुजी याद करो 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था 2009 में। इसके पहले नरेगा के नाम से 2005 में एक्ट लाया गया और 2006 से लागू कर दिया गया था। मनरेगा जो है ये साथियों ध्यान रखना, मनरेगा किससे प्रेरित है? तो आर्टिकल 41 से प्रेरित है। सर आर्टिकल 41 से प्रेरित है। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि अगर कभी भी आपको काम नहीं मिल रहा है, विशेष परिस्थितियां हैं, तो काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि तुमको काम देंगे। तो 100 दिन का काम जो है वो राज्य इसी वजह से देता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम कोई भी सवाल आता हुआ गलत कर बैठते हो, तो ऐसे सवालों को मतलब गलत करना। एक और आता है प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, बताइए नरेगा। तो नरेगा जो है ये साथियों नरेगा जो है 2005 का एक्ट है। 2005 में नरेगा के लिए क्या लाए थे? एक्ट लाए थे। और 2006 से नरेगा को हमने लागू कर दिया था, ये आप ध्यान रखना। नरेगा जो है इसको 2 अक्टूबर 2009 में हमने मनरेगा कर दिया और इसके तहत 100 दिन का रोजगार जो है वो साथियों दिया जाता है, ध्यान रखना। आगे आ रही है 48 नंबर, कह रहा है राज्यपाल को पद की शपथ इनमें से कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात बताइए, हमारे भारतीय संविधान में राज्यपाल जो है इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो राज्यपाल का पद जो है ये आप सभी लोग याद रखना, ये आर्टिकल 153 में दिया गया है। राज्यपाल को पद की शपथ प्रधानमंत्री दिलाता है? कभी नहीं दिलाता। ध्यान रखना, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, याद रखना ये नियुक्त करता है, शपथ नहीं दिलाता। ध्यान रखना, नियुक्त करता है परंतु शपथ नहीं। ध्यान रखना,
परंतु ऐसे लिख लेना, मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो ये लिखा देता हूं, परंतु शपथ नहीं। याद रखना, हमारे भारतीय संविधान में जब आप आओगे तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 यानी 159 के तहत राज्यपाल जो है वो संविधान के रक्षण की शपथ यानी रक्षा की शपथ लेता है। और ऐसे में साथियों इसको शपथ जो है वो ये दिलाता है। राष्ट्रपति जो है इसे शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होता है उससे लेता है। तो ये भी न्यायाधीश से, ये भी न्यायाधीश से। राज्यपाल राज्य का प्रमुख और राष्ट्रपति देश का प्रमुख। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, ये आप सभी लोग याद रखना। राज्यपाल जो है इसको शपथ दिलाता है। जबकि साथियों अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से शपथ लेता है। तो ये साथियों वो पद है जो किसी ना किसी से शपथ लेकर संविधान के हिस्से को मुकाबले करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बताइए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? अब एक बात मुझे बताइए, आप पढ़िए 19 में, आप जानते हैं सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। सर अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और आप सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। 14 में कहा गया है कि हमारे यहां कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा और विधि के समक्ष क्या होगा? समान होगा। कुल मिलाकर विधि के समक्ष क्या है सर? समान दिया गया है, समान दिया गया है। अनुच्छेद जो हमारा 21 है उसमें आप जानते हैं स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार अनुच्छेद 15 में कहा गया है ना तो जाति ना भेदभाव, लिंग भाषा इत्यादि के आधार पर। ध्यान से पढ़िए, आर्टिकल 15 पहले पढ़ लिए तभी समझ में आएगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है लिंग, जाति, इसके बाद धर्म, मूल वंश, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मूल वंश जो है इनके आधार पर क्या? भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। अब जरा समझिए लिंग का मतलब हमारे यहां मेल या फीमेल दो ही प्रकार, एक उभय लिंग भी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। साथियों आप सभी लोगों को पता है, तो हमारे यहां जो अनुच्छेद 15 का 3 है इसके तहत महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में 1/3 आरक्षण देने की बात चल रही है। अब आप सोच कर देखिए, हमारे यहां महिलाओं को लोकसभा में, ग्राम पंचायतों में तो था ही, अभी आप जानते हैं महिला शक्ति नियम करके एक अधिनियम पारित किया था सरकार ने और उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दिया। ये जो 15(3) है ये महिलाओं को आरक्षण दिलाता है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। सवाल बहुत अच्छा था, नोट कर लेना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका जो है वो एक तरीके से विकसित किया था? आप सभी लोग जानते हैं हैजा जैसी गंभीर बीमारियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूषित जल इत्यादि के सेवन से होती हैं। सर ये वो बीमारियां थी जो जल से या दूषित जल से साथियों एक तरीके से होती हैं, दूषित जल जो है उसके कारण होती हैं। आप सभी लोग याद रखना, हैजा नामक जो बीमारी है इसको जेमे फेरान ने साथियों एक तरीके से इसका टीका जो है वो विकसित किया है 1885 में। आप सभी लोग याद रखना, जोनाल साक जो है इन्होंने साथियों याद करो आप सभी लोगों को कि वो पोलियो की जो एक तरीके से बीमारी है ना उसके साथियों एक तरीके से टीके की खोज की है। एडवर्ड जेनर जो है ये भी जुड़े हुए हैं। साथियों कुछ पॉइंट नोट डाल करके लिख लीजिएगा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आपसे पूछेगा बताइए हमारे यहाँ चेचक का टीका किसने बनाया? तो चेचक का जो टीका है वो साथियों याद रखना किसने बनाया? तो जेनर ने बनाया है, एडवर्ड जेनर ने। सर जोनाल साक जो है इन्होंने पोलियो के लिए साथियों एक तरीके से टीका बनाया है, तो पोलियो का टीका जो है वो इन्होंने बनाया है। लियोन साथियों काल मिट्टी जो है इनके बारे में, काल मिट्टी को याद रखना, जो टीबी है, याद रखना क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम टीबी बोलते हैं, उसका साथियों टीका इन्होंने बनाया है। तो काल आ गया है मिटाने के लिए, तो काल मिट्टी ध्यान रखना, टीबी का टीका हमेशा याद रखना। तो जेमे फेरान हैजा का टीका, काल मिट्टी टीबी मिला देगा, जोनाल साक पोलियो का टीका, 2014 से भारत पोलियो से मुक्त है, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चनों पर, लेकिन उससे पहले तुमको यूपी होमगार्ड के बारे में बता दें। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए आप सभी लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसमें आपको लगभग 40 के करीब सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे कवर। इस 40 टॉपिक की एक एक टॉपिक की डिटेल में थ्योरी, साथ में उस हर टॉपिक के 70, 60, 50 जो जैसा टॉपिक है, पता लगे जीएसटी एक छोटा सा टॉपिक है, कर सुधार, उसमें कम क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के करीब होंगे। तो वो सारे टॉपिक वाइज आपको जितने भी सवाल बन सकते हैं वो इस किताब में मिलेंगे, क्योंकि डिटेल उसकी थ्योरी होगी। जीएसटी अधिनियम कब लाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों जीएसटी का जनक कहते हैं, इत्यादि दुनिया की चीजें, और उसके बाद उसी से जुड़े हुए एमसीक्यूज। तो डिटेल थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए
सामान्य ज्ञान की यह किताब होमगार्ड की आपकी लॉन्च हो चुकी है मात्र 199 रुपए में, क्योंकि इस किताब को आप पढ़ेंगे आपको 199 रुपए से दुगना महंगी ये किताब लगेगी, क्योंकि जितने पेज की कॉस्टिंग है उससे भी कम दामों पर ये मान लीजिए कि किताब आपको मिल रही है। और उसकी वजह बस एक ही है, क्योंकि हमारे यहां ये किताबें लाखों की संख्या में छपाई गई हैं, तो कॉस्टिंग कम आई है। अगर आप इंडिविजुअली इसको जाकर प्रिंटिंग प्रेस से छपवाओगे ना, तो जितने का तुम्हारा फोटो कॉपी का चार्ज आएगा उससे सस्ते में यह किताब आपको मिल रही है मात्र 199 रुपए में। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी है। सबसे बड़ी चीज, जब आपको यह किताब मिल जाए आप जाइए ऑनलाइन, जाइए फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर कर दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी है। जब आपके घर पर पहुंच जाए तब आप इसके पैसे दीजिएगा। 30 नवंबर रात 12 बजे तक ये साथियों अवेलेबल है ऑफर। जैसे आज अभी बुक करते हैं तो ये आपको 2, 3, 4 वर्किंग डेज में आपसे पहुंच जाएगी। जैसे आज मान लीजिए मंडे है ना, तो मंडे है तो फ्राइडे तक ये आपके घर पहुंच जाएगी। तो उस बीच में आपको साथियों ये किताब मिल जाएगी। बहुत ही शानदार किताब है, आप इसे मेरे कहने पर साथियों ले ही लीजिए। कह रहा है बताइए इनमें से, देखो अभी पीछे सवाल पढ़ा था, पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसको इसका आविष्कारक मानते हैं? जोनाल्ड साल्क ने साथियों इसका टीका बनाया था। पोलियो बीमारी आप जानते हैं ये हमारे भारत में अब मुक्त हो चुका है, ध्यान रखना। तो भारत साथियों ध्यान रखना इससे मुक्त हो चुका है, ये आप सभी लोग याद रखना। तुरंत आप कहेंगे सर जोनाल्ड साल्क जो है उन्होंने ही साथियों इसको बनाया था, ये आप सभी लोग याद रखना। एक नाम यहां पर बड़ा फेमस है जिनका नाम है साथियों ध्यान रखना रॉबर्ट वेलबर्ग। इन्होंने साथियों जो कैंसर का जीन है उसका विकास किया है। तो कैंसर का जो जीन है उसका विकास किया है, ये आप सभी लोग याद रखना। कैंसर का जो जीन है साथियों नोट करके डाल दीजिएगा। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? पहला तो थायमिन ही था, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। साथियों हमने पढ़ रखा है जो विटामिन बी1 है इसी को विटामिन बी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो थायमिन है। अब आप याद करें सबसे पहला विटामिन ये है, तो पहला कौन सा है? ये वाला है। और बी में अंतिम जो है वो B12 है, जिसको हम सभी लोग कोबालामाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोबालामाइन। और ये आपको पता है B1 जो है यही आपका बेरी बेरी रोग फैला देता है। तो बेरी बेरी जो है ये रोग है, ध्यान रखना बेरी बेरी रोग है। और ये बेरी बेरी रोग जो है ये किससे संबंधित है? सर तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तुरंत लगा लो सर, हमें याद आ गया 1897 में सर बेरी बेरी रोग जो है ये एक तरीके से हो जाता है। विटामिन B1 थायमिन को कहते हैं, हमने पढ़ रखा है, यह वैज्ञानिक नाम है। कोबालामाइन जो है ये विटामिन B12 का नाम है और इसकी अगर कमी हो जाती है तो महिलाओं में साथियों ध्यान रखना एनीमिया हो जाती है। तो ये याद रखना महिलाओं में क्या हो जाती है? महिलाओं में एनीमिया हो जाती है, ध्यान रखना एनीमिया। एनीमिया रक्त की कमी को कहते हैं, रक्त की कमी हो जाती है और ऐसी कमी को दूर करने के लिए फिर महिलाओं को साथियों अंतिम समय में जब डिलीवरी होती है तो ब्लड तक देना पड़ सकता है। महिलाओं को आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं जिससे कि उनमें आयरन इत्यादि की कमी ना हो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बंदर के काटने से होने वाली रोग की पहचान करिए। बंदर आप जानते हैं, बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, रेबीज ही होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड आप जानते हैं ये गंदगी से होता है, सभी लोगों ने पढ़ रखा है। रेबीज जो है ये बंदर काट ले, आपको ध्यान रखना। इसके बाद में कुत्ता काट ले, ये आपको रेबीज जो है हो जाता है। साथियों ध्यान रखना रेबीज की एक तरीके से रोकथाम के लिए टीका ही सबसे अच्छा उपाय है। तो आपसे पूछेगा इसकी रोकथाम के लिए क्या है, तो टीका ही इसका साथियों उपाय है। टाइफाइड, ये जो गंदा जल पीते हैं ना, दूषित जल, उससे साथियों हो जाता है। साथियों इन्फ्लुएंजा जो है ये H5N1 है, जो साथियों खासकर आपने सुना होगा चमगादड़ जैसे होते हैं उनसे हो जाता है। तो चमगादड़ इत्यादि जो है उनसे हो जाता है। मलेरिया जो है ये साथियों मच्छर जो होता है उससे होता है और इसका वाहक जो है वो मच्छर पूछ देगा बताइए कौन सा है, तो वो मच्छर जिसका नाम आप सभी लोग बचपन से सुनते चले आ रहे, कौन सा मच्छर था गुरुदेव? तो मच्छर का नाम आपने सुना था मादा एनाफिलीज। ध्यान रखना एनाफिलीज मादा, आप सभी लोग याद रखना एनाफिलीज जो है वो एक तरीके से मच्छर, खेल खत्म हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? आगे चले अगले सवाल पर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची का मतलब होता है, आप सभी लोग याद रखना, वह सूची जिसमें कानून जो है वो कौन बना सकता है, मतलब नियम या कानून जो है वो आप सभी लोग याद रखना कौन बनाएगा? तो संघ भी बना सकता है और इस पर कानून राज्य भी बना सकता है। लेकिन मान लो इन दोनों के कानूनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसे में संघ के कानून को अधिक महत्व मिलता है, ध्यान रखना
अधिक महत्व संघ के कानून का होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो संघ कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची जो है इसकी लिस्ट जो है ये भारत ने कहां से ली है? सर ऑस्ट्रेलिया से ली है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। और एक बात और याद करो, समवर्ती सूची जो है इसमें साथियों विषय मात्र 52 है, या आप याद रखना, मतलब कुल मिलाकर 52 विषय हैं। इसमें साथियों हमने 5 विषयों को 1976 में जोड़ा था, वो आप याद रखिएगा। साथियों आपको याद रखना है। आप पूछ रहा है बताइए समवर्ती सूची, वह सूची जिसमें कानून दोनों बना सकते हैं। इनमें से हमारे यहां जैसे समाचार पत्र है, समाचार पत्र में न्यूज इत्यादि जो छपती है वो केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से में आती है, केंद्र और दोनों इसमें आपको लाते हैं। साथियों मछली पालन राज्य का, मुद्रा जो है ये केंद्र का है, ध्यान रखना। जैसे मनी जो है ये आप याद रखना केंद्र की है, जैसे आज नोट जो है ये आरबीआई ही छापती है, केंद्र का संस्थान है। साथियों जुआ जो गैम्बलिंग है ये राज्य सूची में आता है और कानून राज्य बनाता है, याद रखना। मछली पालन ये आपके राज्य सूची का हिस्सा है, आप ध्यान रखना। हाल ही में बताइए चर्चा में रहा माले महादेवाश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है या किस राज्य में पड़ता है? राज्य पूछ रहा है, बताइए। माले महादेवाश्वर साथियों ये क्यों चर्चित रहा? करंट अफेयर्स 2025 में सितंबर महीने में साथियों ये बहुत चर्चित रहा था, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। सितंबर 2025 में साथियों ये बहुत चर्चित रहा था। ये भारत के कर्नाटक राज्य का एक तरीके से वो मंदिर है जिसमें, पहले याद रखना, ये माले महादेश्वर जो है ये यहां पर स्थित एक शिव जी का मंदिर भी है, ध्यान रखना, शिव मंदिर है। ये कहा जाता है यहां पर साथियों एक तरीके से कुछ लोग जो थे उन्होंने अपनी जो खेती होती है ना, कृषि, उसके लिए नदी जो थी उससे एक धारा निकाल दी थी, जो तुंगभद्रा नदी थी उसी से एक धारा निकाल दी थी। तो कहा जाता है जो शिवलिंग है उस पर जल जो है अपने आप टपकने लगा था। तो ये आप याद रखना, तुंगभद्रा जो है उसका जल जो है, ध्यान रखना, तुंगभद्रा का जो जल है वो क्या हो गया था? शिवलिंग पर अपने आप टपकने लगा था, शिवलिंग पर टपकने लगा, जिस कारण से ये साथियों काफी चर्चित था। आप लगा लेंगे तेलंगाना राज्य, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सॉरी कर्नाटक राज्य में। क्लियर है? तुंगभद्रा नदी जो है ये कर्नाटक राज्य की बहती हुई नदी है, ये आप ध्यान रखना। वैसे आपसे अगर कोई पूछे बताइए ये जो मंदिर है ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जिसको महादेवाश्वर या माले महादेवेश्वर, माले आपको याद रखना है, महादेवाश्वरा, ध्यान रखना। ये जो आपकी वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। आपसे कोई पूछे बताइए इसको कब घोषित किया गया था? तो इसकी घोषणा जो है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, याद रखना वाइल्ड लाइफ होगा, साथियों ये किया गया था 2013 में। तो ये आप याद रखना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 2013 में माले महादेवेश्वर जो है उसकी घोषणा साथियों एक तरीके से की गई थी। क्लियर है? आगे हम चलेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बताइए कुल कितने वेदांग हैं? वेदांग जो है इनको वेदों का एक तरीके से वो हिस्सा है जो समझने के लिए रचा गया था। तो याद रखना वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग जो है इनकी संख्या जो है वो 6 है। सर 6 संख्या है, कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले शिक्षा को लिख लो, साथियों वेदों की शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के बाद शिक्षा कल्प लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर ज्योतिष लिख लीजिएगा, ध्यान रखना ज्योतिष। इसके बाद छंद लिख लीजिएगा, इसके बाद ज्योतिष, छंद, निरुक्त लिख लेना है ना, निरुक्त। और इधर अभी व्याकरण रह गई है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये 6 है। अब ध्यान से सुनो, शिक्षा वेदों की दी जाती है, कल्प समय का बोध है और कारण बताए जाते हैं। ज्योतिष आप जानते हैं, सबसे पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था कि सर लगध मुनि जो है वो इसके प्रवर्तक हैं, तो लगध को प्रवर्तक मानते हैं। 10वीं शताब्दी तक भारत विश्व गुरु था ज्योतिष के ही कारण। हुमायूं जैसा राजा भी ज्योतिष को मानता था। छंद की बात करें तो पिंगल ऋषि जो है वो छंद के साथियों पिता है। निरोक्त जो है साथियों ध्यान रखना, इसके अगर पापा की हम बात करें तो यास्क नामक ऋषि है जो आप सभी लोगों को मिलेंगे निरोक्त में। व्याकरण के पिता या साथियों कह सकते हो पुण्यवर्तक जो है वो पाणिनि है, जिन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत बार पेपर में आ चुकी है। बताइए अष्टाध्यायी किसकी किताब है? तो इन्हीं पाणिनि की है। तो ये आप नोट कर लेंगे। वेदांग की संख्या कितनी है? तो कुल 6 है, ध्यान रखना। अगले सवाल पे आ जाइए, कह रहा है भारत की GSLRV जिसको जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्यान रखना, लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं, ध्यान रखना।
व्हीकल के नाम से हम इसको जानते हैं। सर ये है क्या? जो हमारे उपग्रह अंतरिक्ष में फेंके मतलब भेजे जाते हैं वो या तो जीएसएलवी से भेजे जाते थे या पहले एसएलवी से भेजे जाते थे, फिर पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आ गया। ये जो जीएसएलवी है ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो जीएसएलवी है ये हमारे यहाँ जो अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि भेजे जाते हैं ना, तो अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे जाते हैं उनमें साथियों एक तरीके से ये बड़ा चर्चित है। तो अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजन जीएसएलवी, पीएसएलवी, जिसको हम पीएसएलवी को क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसको हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। कल को पीएसएलवी पूछ ले, ध्यान रखना, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो व्हीकल के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लेंगे। अब कृषि के विकास के लिए हम जानते हैं हमारे भारत में नाबार्ड बैंक है, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। 12 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी 1982। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसका क्षेत्रीय हेडक्वार्टर अपने उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ में। ये आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर? अगले सवाल 58 नंबर पे आ जाओ। कह रहा है एक खेल से संबंधित फिल्म अजहर 2016 निम्नलिखित में से किस खेल पर आधारित है? इनमें से बताइए अजहर कौन सी साथियों एक तरीके से कह रहा है 2016 निम्नलिखित में से किस खेल पर आधारित है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक अजहरुद्दीन थे, आप सभी लोगों ने सुना होगा। सर अजहरुद्दीन थे, ध्यान रखना, अजहरुद्दीन थे, अजहरुद्दीन थे। ये हमारे भारत की जो पुरुष क्रिकेट टीम थी, ध्यान रखना, पुरुष जो क्रिकेट टीम जिसके अभी साथियों ध्यान रखना कप्तान साथियों कौन है? तो मुख्य रूप से साथियों वनडे के तो वो है जो भी गिल है ना, जो फिल हो गए। साथियों ध्यान रखना रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये क्रिकेट टीम के साथियों कप्तान भी रह चुके थे अजहरुद्दीन। साथियों ध्यान रखना इनके नाम पर अजहरुद्दीन कब भी दिया जाता है और क्रिकेट में ही दिया जाता है। ध्यान रखना क्रिकेट जो है ये साथियों ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल है। जब ब्रिटेन आप जाओगे तो उनका साथियों ये राष्ट्रीय खेल है, रोने वाले लोगों का है राष्ट्रीय खेल। जीत नहीं पा रहे थे, जीते भी तो ट्राई वाला खेल जीते। हॉकी जो है इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो इसी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो इसी को कहते हैं। 11 प्लेयर हॉकी में भी होते हैं। आगे चलिए अगला सवाल 58 के बाद 59। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई बहुत जरूरी है? उत्तर प्रदेश में साथियों इसके लिए बहुत विरोध हुआ था, यूपी में विरोध हुआ, ध्यान रखना विरोध हुआ। तो आखिरकार सरकार जो है वो साथियों झुक गई, क्योंकि स्कूल में टीचर टाइम से पहुंचते ही नहीं, आधे गायब रहते। लेकिन साथियों मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने साथियों क्या किया, ये नियम जो है वो लागू कर दिया। 1 जुलाई 2025 से अगर ऑनलाइन अटेंडेंस में आप अनुपस्थित रहते हैं तो इसकी रिपोर्ट जो है वो बीएसए के पास जाती है, ध्यान रखना। इसकी रिपोर्ट जो है बीएसए के पास जाती है, ध्यान रखना, और ये रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को भेजता है। अगर आपने साथियों एक तरीके से गड़बड़ की तो निश्चित तौर पर आपको वापस भेज दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी। इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल भी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है और उस पोर्टल का नाम है साथियों हमारे शिक्षक। ये आप याद रखना, हमारे शिक्षक नामक पोर्टल है जिसमें आप अपनी अटेंडेंस की रेगुलरिटी को चेक कर सकते हैं कि आप वास्तव में प्रेजेंट थे, कहीं ऐसा तो नहीं मशीन खराब थी, हाथ नहीं लग पाया, या जो भी बात रही है तो उसको आप चेक करिए। 60 नंबर क्वेश्चन बताइए एचिथोलॉजी का संबंध इनमें से किससे है? विज्ञान की कई शाखाओं को आपको हमने पढ़ाया। जब ये शाखाएं आप पढ़ते हैं विज्ञान की तो आप सभी लोगों को हमने पढ़ाया है। बताइए एस्थियोलॉजी का संबंध इनमें से किससे है? तो वैसे तो मुख्य रूप से मछली पालन से इसका संबंध है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम पक्षियों के बारे में पढ़ें जिसको हम चिड़िया बोलते हैं, ध्यान रखना, आपसे पूछेगा बताइए चिड़ियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इसको हम पक्षी विज्ञान कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? पक्षी विज्ञान के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। कीड़ों का अध्ययन जो है वो कीट विज्ञान। सरीसृप जो होते हैं अर्थात जो हमारे सांप बिच्छू इत्यादि होते हैं, इनका जो अध्ययन होता है उसको हम हर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हर्मेटोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसको आप याद रखना, हर्मेटोलॉजी के नाम से इसको हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आपका अगला सवाल है, बताइए हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति इनमें से कौन था? मेरे दोस्त आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। विवेक सर आज थे नहीं, विवेक सर थोड़ा सा शादी में, मोहित सर की आप जानते हैं बिजी हैं, तो आज ये जिम्मा मुझे मिला था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ ये क्लास आपको पढ़ाई और मैंने कोशिश करी है कि इस क्लास को आप दिल से पढ़ें, सीखें, और जिस दिन तुम ये सीख जाओगे ना कि नहीं यार वाकई में टीचर ने दिल से पढ़ाया है, तो बस हो गया, सफलता का रास्ता खुल गया। तो कोशिश करिए, हिम्मत बढ़ाइए और अपने सिलेक्शन को लीजिए। साथियों आपको कुछ जानकारियां देनी है जिनमें आप सभी लोगों ने कुछ तो ले भी रखी है। जानकारी सबसे पहली है,
होमगार्ड की ये साथियों सामान्य ज्ञान की किताब। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि साथियों इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे मैंने आज आपका एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड 50, 60, 100 सवाल करा दिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको मुगल काल पढ़ाया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये क्रम से आपको 6 चैप्टर पढ़ा दिए। इसके बाद इस पर आधारित लगभग 100 सवाल, वो जो टॉप मोस्ट है, जैसे हल्दी घाटी का मैदान 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं की तरफ मानसिंह ने साथियों युद्ध का नेतृत्व किया था। उपसेनापति आसफ खान थे। महाराणा प्रताप को भील जनजाति और हकीम खान सूर, जो इब्राहिम लोदी के वंश से था, उसने सहायता दी थी। तो ये युद्ध हुआ, इसका सब कुछ मैप जो है वो फ्लो चार्ट में बना हुआ है। पहले आप थ्योरी पढ़ो, फिर इससे आधारित जो सवाल आए हैं वो पढ़ लो, लगा लो, कुछ बचा कुछ नहीं। तो ये किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। हर एक टॉपिक की लगभग आपके होमगार्ड में 40 टॉपिक हैं, योजनाएं, परिवेक्षण, बहुत सारे देशों से अंतरराष्ट्रीय जो आईआर के टॉपिक है, वो सारे टॉपिक रखे गए, जो कि पुलिस से थोड़ा सा हटकर भी है कुछ टॉपिक। तो इसलिए आपके यूपी पुलिस से जो हटकर टॉपिक है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। सभी लोग इस किताब को ऑर्डर कर दीजिए। सामान्य ज्ञान की किताब है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे टॉपिक खत्म होते ही। मात्र 199 रुपए की यह किताब है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जाकर आप 30 नवंबर रात 12 बजे तक इसे ले सकते हैं। साथियों इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल रहा है कि आपको साथियों कोई अतिरिक्त एक तरीके से टेंशन ना लेनी पड़े। आप किताब को ऑर्डर करिए, आपके घर आ जाए, तो साथियों आप इसके लिए पेमेंट करिए। इसके बाद हमारा ये होमगार्ड का साथियों अंतिम प्रयास बैच, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया भी था, इसमें आप सभी लोगों को किताबें मिल रही हैं बिल्कुल फ्लो चार्ट वाली। मतलब एप्लीकेशन पर साथियों आपको टॉपिक वाइज विशेष चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं कि आप उनको पढ़िए अभी तब तक जब तक आपका बैच स्टार्ट नहीं हो रहा। जैसे ही बैच स्टार्ट हो जाए आप उन पार्ट से रिवीजन भी करते रहिएगा, साथ में आप थ्योरी बैच ले लीजिएगा, जिससे आपको डिटेल में हमारी कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पढ़ाते समय समझ में आ जाए। फिर इसके बाद इसमें 600 घंटे की करीब क्लासेज है, साथ में डेली 6-7 घंटे क्लास चलेंगी। 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन का डेली एक पेपर भी आपको कराएगा एक टीचर अपने अपने टॉपिक का, तो वो आप ध्यान रखिएगा। साथ में डाउट ग्रुप है, 99 रुपए का ये मात्र बैच आपको मिल रहा है। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। किसी भी कार की कोई समस्या हो 7065060600 पर आप कॉल कर लीजिएगा या हमें व्हाट्सएप मैसेज करिएगा 8076089787 पर। बाकी आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी क्लास आज की बहुत ही आपको पसंद आएगी, बहुत ही मजा आएगा। आपने खूब मेहनत करके पढ़ाया और ये मेहनत आपकी सिलेक्शन में बदले, ऐसी दुआ करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई मान लीजिए विवेक सर की अनुपस्थिति आपको खल रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगली क्लास वही लेंगे, आज की उनके सामने कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।